अब मेरी शादी हो गई है, अब मुझे थोड़ा सा बीवी की ज्यादा सुननी है और माँ की कम सुननी है। ये ट्रांजिशन में लगता है कि हस्बैंड को समझने में समय लगता है। Let's not go Go there. हाउ रियल इज पोस्टमार्टम, कितने परसेंटेज केसेस में होता है? Almost 80 to 90% females would go through some turbulence postpartum. वो होना ही है क्योंकि हार्मोन्स पूरे शिफ्ट हो गए हैं। इंडिया में जहाँ पर पोस्टपार्टम बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव हो जाता है, मुझे बोला कि तुम दूध पियो तो तुम्हारा दूध बनेगा, आई एम फाइन विद इट। पर कोई माँ है जिसको दूध पीने से नॉजिया हो रहा है, अब उसको वैसे ही पोस्टपार्टम पेट में भी दर्द है, रात में नींद भी नहीं मिल रही है, बच्चे को पकड़ना भी नहीं आ रहा है, फीडिंग करानी है, निपल्स भी ब्लीड हो रहे हैं, अब उसको तुम जबरदस्ती नॉजिया भी दे रहे हो। तो वो सिर्फ उसको फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है ना, उसको दिमाग में भी तो कितना प्रॉब्लम होगा कि मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। बेसिकली माँ ने बच्चा दे दिया और लगा कि यार जो लोग मेरे से 9 महीने प्यार कर रहे थे वो तो बच्चे से कर रहे थे, मेरे से थोड़े कर रहे थे। लिटरली मदर्स को फीलिंग आती है कि आई एम नॉट विजिबल, मैं दिख नहीं रही हूँ क्या। जो भी माँ खाती है क्या वो बच्चे को जाता है, क्या ये सच है? ओके सो अगर फेस वैल्यू पे मैं इसको लूंगी तो ये बिल्कुल सच है। जो माँ खा रही है वही उसके अंदर अब्जॉर्ब हो रहा है, वही रॉ मटेरियल ब्लड में घूम रहा है और वही सोर्स होके ब्रेस्ट में मिल्क बनेगा और बच्चे तक जाएगा। अब इसको तुम तोड़ मोड़ देते हो, बोल रहे हैं राजमा खाएगी तो इसको गैस हो जाएगी। सो इस एक सेंटेंस को, जिसका बहुत अच्छा मीनिंग ये है कि माँ को सब हेल्दी खिलाओ। वी आर व्हाट वी ईट, एग्जैक्टली, सो विच इज ट्रू, हाँ। वी हैव टू ईट हेल्दी। अगर एक माँ राजमा खा रही है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उससे बच्चे को गैस नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो माँ की गैस नहीं बच्चे के अंदर चले जाएगी। अच्छा, नाउ एक इसको वापस पूछता हूँ मैं, अगर एक माँ को राजमा अच्छा लगता है लेकिन उसको गैस भी होती है और उसको खाना है, तब भी बच्चे के पास तो गैस नहीं जाएगी, माँ ही परेशान होगी। तो तुम तो बड़े हो, अडल्ट हो, तुम समझ सकते हो, फर्स्ट 45 डेज मत खाओ क्योंकि तुम्हारा बॉडी भी रीसेट हो रहा है। अगर एक बच्चे ने पहले 6 साल कोक नहीं पी तो हो सकता है उसको कोक ना ही अच्छी लगे कि ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही बात है, ये हम देखते हैं बच्चों में। पहले तो विलेज था ना बच्चे को पालने के लिए, तो पता ही नहीं था सोता है कि नहीं सोता है बच्चा। अब तो सिर्फ तो मम्मी पहले पापा सोता था हैं। कि नहीं सोता था? पहले भी ऐसे ही सोता था, किसी के झूले में, किसी की गोदी में, पर माँ को नहीं पता चलता था क्योंकि माँ दूसरे काम कर रही थी, बाकी और कोई था बच्चे को देखने के लिए। यार चबी बेबीज बेटर देन चबी बेबी सबसे बड़ा फोमो का रीजन है, दो माओं के बीच गोलू गोलू बच्चा चाहिए मुझे, ऐसा ये है ना कि वीडियोस देखते हैं लोग तो ये मैसेज भी करते हैं, मैम मेरे बच्चे को अभी तक फीवर नहीं हुआ, 1 साल का हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आई फील वेरी स्ट्रांगली फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, बट इफ आई टॉक अबाउट ओनली ब्रेस्ट फीडिंग इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, एक माँ जिसका प्रीटर्म बच्चा था, निक्कू में रहा और वो अब नहीं कर पा रही है, वो अपने आप को फेलियर लेबल कर देती है। बच्चों की डॉक्टर मेरी बड़ी बेटी ने बनाया है क्योंकि उसके होने के बाद जो मुझे चैलेंजेस आ रहे थे और जैसे मैंने बोला मुझे घर वालों की एडवाइस मिल रही थी, पहले आप ऊटपटांग। पीडियाट्रिशियन थे, फिर आप बच्चों के डॉक्टर बन गए। बिल्कुल सच में। आज मैं एक डॉक्टर से बात करने आया हूँ और किसी भी डॉक्टर से नहीं, बच्चों की डॉक्टर से बात करने आया हूँ, और किसी भी बच्चों की डॉक्टर से नहीं, बच्चों की डॉक्टर से बात करने आया हूँ। माधवी, वेरी हैप्पी टू जेन्युइनली मीट यू। सेम हियर हरप्रीत, थैंक यू। पता है मैंने पहली बार आपका हैंडल इंस्टा पे कब देखा था? मुझे किसी ने भेजा, उन्होंने बोला ये देखो इनके फॉलोअर ना आपसे ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने ये किया कि आई पुट आउट अ सर्वे अभी अच्छा, हाँ, एक दिन हाँ, पहले आपके कि पेज पे आप मैं बिल्कुल ये डॉक्टर को करते मिलने हो, वाला हूँ और आपके पास अगर कोई सवाल है तो आप भेजिए। तो पेरेंट ने सवाल भेजे हैं मेरे को, ओह वाओ, तो क्यूरियस पेरेंट्स ने, तो मैं पूछता हूँ आपसे। यस यस प्लीज ठीक गो है, अहेड। तो एक दो मैंने भी ऐड कर दिए अपने, अच्छा ठीक है ना, जो मुझे लगा यूजफुल हो सकते हैं। तो पोस्टपार्टम के बारे में थोड़ा बोला। आई एम सेइंग हाउ कैन अ फैमिली हु हैज जस्ट हैड अ किड, नाउ हियर इज अ मदर जो कि बच्चे के साथ है, बच्चे का ध्यान देना चाहती है, ब्रेस्ट फीड कर रही है, लेकिन फैमिली को अवेयरनेस नहीं है कि मदर को पोस्टपार्टम है और देयर इज एन इशू, राइट? तो एक फैमिली कैसे पता कर सकती है हाउ रियल इज पोस्टपार्टम, कितने परसेंटेज केसेस में होता है, और कैसे फैमिली, आई एम नॉट सेइंग ओनली मदर, कैसे हस्बैंड को पता लगे कि शायद मेरी वाइफ को कुछ है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सो बेसिकली आई थिंक अगर फर्स्ट क्वेश्चन का मैं आंसर दूं तो ऑलमोस्ट 80 to 90% फीमेल्स वुड गो थ्रू सम टर्बुलेंस पोस्टपार्टम। वो होना ही है क्योंकि हार्मोन्स पूरे शिफ्ट हो गए हैं, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं जो उससे हफ्ते 10 दिन में भी बाहर आ जाते हैं। सॉरी, जस्ट टू ऐड, पोस्टपार्टम ओनली मीन्स द टाइम आफ्टर डिलीवरी, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज द टर्म, और पोस्टपार्टम इज द टर्म? पोस्टपार्टम टर्म है कि डिलीवरी के बाद, पार्टम इज बच्चा पैदा होना, है ना? पोस्टपार्टम इज बच्चा द टाइम बाहर आ गया। आफ्टर
Yes. डिलीवरी इज पोस्टपार्टम Yes. एंड उसमें पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो सकता हाँ, है. सो उसमें पोस्टपार्टम ब्लूज हम बोलते हैं. Okay. नॉट फीलिंग वेल. ओके, Blues is this. ब्लूज आर कॉमन. Common, yeah, they're very common. डिप्रेशन इज अ क्लिनिकल डायग्नोसिस प्रॉपर, जहाँ पे बहुत सारे हम क्वेश्चंस पूछते हैं, प्रॉपर क्राइटेरिया है, वो मीट कर रही है, एंड इट इज़ अ लिटिल सिवियर फॉर्म. लंबा भी हो जाता है और माँ बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाती है बच्चे के साथ. रादर कुछ मदर्स को नेगेटिव थॉट्स की बच्चे को Like, I hate हार्म this. कर Yes, दूँ या absolutely. हर्ट कर दूँ, ऐसे थॉट्स भी वो आ रहे एक्सट्रीम होते केस हैं. है. वो एक्सट्रीम केस है, तो वो कम परसेंटेज है, ठीक है. लेकिन पोस्टपार्टम ब्लूज तो बहुत कॉमन है. और इंडिया में जहाँ पर पोस्टपार्टम बहुत ही रेस्ट्रिक्टिव हो जाता है, मतलब खाने में भी रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, चलने फिरने में भी, बाहर जाने में भी, कैसे बैठे हो, क्या कर रहे हो, हर लेवल पे क्या पहन रहे हो तक, मतलब हर लेवल पे रेस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं. तो वो आज की डेट में, पहले तो होता था चल रहा है चलते आ रहा है, वो वाला था ना. हमारे बड़े लोग भी कई बोलते हैं अरे ऐसे ही होता है, हम भी तो ऐसे ही करते थे ऐसे. बट आजकल की जो अवेयर मदर है वो चैलेंज करती है इन चीज़ों को कि मैं क्यों करूँ, और वो देख रही है कि इनकी ज़रूरत नहीं है, वो साइंस ढूंढ रही है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, और वो चीज़ मुझे बॉदर कर रही है. सो मैं बहुत एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि मेरे को केला नहीं पसंद और मुझे दूध पीने में प्रॉब्लम नहीं है, तो मुझे बोला कि तुम दूध पियो तो तुम्हारा दूध बनेगा. आई एम फाइन विद इट. पर कोई माँ है जिसको दूध पीने से नॉजिया हो रहा है, अब उसको वैसे ही पोस्टपार्टम पेट में भी दर्द है, रात में नींद भी नहीं मिल रही है, बच्चे को पकड़ना भी नहीं आ रहा है, फीडिंग करानी है, निपल्स भी ब्लीड हो रहे हैं, अब उसको तुम जबरदस्ती नॉजिया भी दे रहे हो. तो वो सिर्फ उसको फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है ना, उसको दिमाग में भी तो कितना प्रॉब्लम होगा कि मुझे क्यों परेशान कर रहे हो. और वो छोटी सी चीज़ आपको लगती है कि दूध पी लेगी तो क्या हुआ, उससे पूछो उसको कितनी बड़ी लग रही है. सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो किसी को बॉदर नहीं करती. बहुत अच्छी बात है, आप उससे करा आई लो. थिंक ये एक अच्छा रिफ्लेक्शन पॉइंट है फॉर एनीबडी हु वांट्स समबडी एल्स टू डू समथिंग व्हिच इज के दूध पी लेगी तो क्या ही हो जाएगा, यू नो. बट आई एम सेइंग इफ द जस्ट टू बी एबल टू टेक अ स्टेप बैक एंड से कि यार अगर वो मना कर रहा है इतना तो कुछ तो वजह होगी ना. जैसे हाँ, बच्चे के लिए भी हम यही और सोचते आप हैं मान ना लोगे तो क्या हो हाँ, जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. आई एम सेइंग या टू बी एबल टू रिस्पेक्ट अदर what the body of somebody else is telling them, you know, not intellectualize it. एग्जैक्टली. तो लेकिन आई एम सेइंग मुझे बताइए कि एक फैमिली को, एक फादर कैसे को पता कैसे पता चलेगा. लगे. सो 3 चीज़ें जो हम देख सकते हैं, कर सकते हैं. एक तो यू फील, जो कनेक्ट मदर का होता है, हस्बैंड के साथ होगा, बच्चे के साथ होगा, वो आपको फील नहीं होता है. शी इज़ इन हर ओन वर्ल्ड इन द सेंस, बहुत शांत होती है, बहुत स्माइल नहीं, दुखी रह रही है, अपने एलिमेंट में नहीं है मोटा मोटा. मतलब एज अ हस्बैंड यू हैव योर वाइफ फील्स ऑफ. या एग्जैक्टली, यू फील अरे ये तो वो बंदी नहीं है जिसके साथ हम मैं मस्ती करता हूँ, या वी प्लान द होल थिंग एंड एवरीथिंग. और वो आजकल बहुत सेंसिटिव है लोग. मतलब मेरे को अच्छा लगता है, मेरी ओपीडी में फादर्स आके बोलते हैं कि मैम इसको सेट करो, बच्चा तो मैं संभाल लूँगा, आप इसकी काउंसलिंग करो. लिटरली मुझे लगता है कि मैं मम्मियों की काउंसलर हो गई हूँ अब. बट दैट्स ओके, मेरे को अच्छा लगता है. आई फील नई मम्मी खुद ही बच्चा होती है. हाँ नहीं, लेकिन आपने बोला ना कि बेसिकली अगर बच्चे को प्यार मिलेगा तो बच्चा ठीक रहेगा. बच्चे को प्यार तो माँ बाप से ही मिलेगा. Exactly, एंड उनको आई एम सेइंग द ठीक चेंज हैज रखना हैपेंड विद द बहुत मदर, ज़रूरी है. सो यू हैव टू वर्क विद द मदर. यस. दूसरा, आई थिंक फैमिली मेम्बर्स को थोड़ा सा सेंसिटिव होना चाहिए न्यू मदर की नीड्स को लेकर. बहुत कॉमनली होता है जब बच्चा माँ के पेट में है तो शी इज़ गिवन अ लॉट ऑफ अटेंशन. देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल सेरेमनीज अराउंड यू नो प्रेगनेंसी एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी. जैसे ही बच्चा बाहर आता है ना, अब मतलब कोई भी घर इमेजिन कर लो जहाँ एक नया बच्चा पैदा हुआ है, जाते ही बच्चे को देखा जाता है. कोई भी जाके उस माँ के सर पे हाथ नहीं रखता. मतलब मैं लिटरली एक बिल्कुल देसी घर की बात कर रही हूँ. नहीं बिल्कुल, आई एम सेइंग बेसिकली माँ ने बच्चा दे दिया और लगा कि यार जो लोग मेरे से 9 महीने प्यार कर रहे थे वो तो बच्चे से कर रहे थे, मेरे से थोड़े कर रहे थे. लिटरली मदर्स को ये फीलिंग आती है कि आई एम नॉट विजिबल, मैं दिख नहीं रही हूँ क्या. मतलब दे विल रश इज दैट अ कंट्रीब्यूटर टू पीपीडी? ऑब्वियसली इट इज. मतलब पीपीडी छोड़ो, मतलब पीपीडी आप ये समझो कि ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो थे पूरी प्रेगनेंसी को जो मेंटेन करते हैं, दे एक्चुअली गिव यू अ हाई. प्रेगनेंसी में यू फील एवरीथिंग मल्टीफोल्ड. इज ग्रेट. या ठीक है, तो वो एक हार्मोन है, उसका इफेक्ट है ब्रेन पे, और वो जैसे ही क्रैश होते हैं, जैसे ही ख़त्म होते हैं, तुम वैसे भी एक क्रैश फील करते हो. ठीक है, तो वो फील कर ही रही है. उसको अपलिफ्ट करना या उसको बाहर से मेहनत करके पॉजिटिव फील कराने की बजाय आप उसको अनहर्ड अनसीन फील करा रहे हो. क्या होएगा फिर? बहुत बिटर हो जाती है मदर्स. लिटरली जो पहले उनको लोग बहुत अच्छे लगते थे, उनको ये लगता है अब इनका असली चेहरा दिख रहा है मुझे.
और वो फिर दे कीप इट इन देयर हेड थ्रू आउट द लाइफ, और वो रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं, सब कुछ होता है। ज़रूरत नहीं है उसके लिए कुछ चीज़ें, बस कमरे में घुस रहे हो। जैसे मैं अब मेरी 2 बेटी हैं तो मैं 2 बच्चों की बात करती हूँ। सेम गोज़ फॉर अ न्यू बॉर्न एंड हर मदर ऑल्सो नो। कमरे में घुस रहे हो और बच्चा दिख रहा है तुम्हें, 1 मिनट उसको भी सहला दो, पूछ दो तुम कैसी हो, ठीक है। अंदर घुस रहे हो तुम, 5 चीज़ें तो बच्चे न्यू के बॉर्न लिए, पेरेंट है, वो भी बच्चा है, वो भी बच्चा उसको है, पहले अटेंशन दे दो, बिल्कुल। और फिर बच्चे को दे दो। सो न्यू मदर इज अ किड, शी इज रीबॉर्न, आप ये समझ लो। फिजिकली नहीं, फिजिकली भी कुछ लेवल पे बोल दो, बट मेंटली तो बिल्कुल वो एक नई एंटिटी, अब माँ बन गई ना वो, इससे पहले तो नहीं थी। तो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स के लिए तो और भी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उन दोनों को ही नहीं पता होता है कि हमारे साथ क्या हो गया है। सो मेनी एक्सपेक्टेशंस, नो गाइडेंस। तो अब अगर फादर को, तो फैमिली में लेट्स से काफ़ी न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, राइट? आई एम सेइंग, सो लेट्स से द फादर इज नाउ नोइंग दैट द मदर इज ऑफ, ओके, आई कैन सी दैट कि पहले जैसी नहीं है, कुछ तो बदल गया है, शी इज़ नॉट फीलिंग हरसेल्फ। तो वो क्या करे नेक्स्ट? क्या करे, उससे बात करे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या जो चीज़ें बॉदर कर रही है उसको सॉर्ट करे। अब उसका मन है अगर खाने का, आलू केला दही कुछ भी, तो माँ बाप को तो समझाओ, रिस्ट्रिक्शंस हटाए, प्रॉब्लम्स हटाओ पहले जो बॉदर कर रही हैं, वो हटाने से अपने आप थोड़ा मूड बेटर होता है। और उसके बाद ट्राई कनेक्टिंग। नो, होता क्या है, बच्चा आने के बाद माँ और जापा आ जाती है कमरे में, तो हस्बैंड वाइफ को तो बात करने का भी समय नहीं मिलता कि आपस में 2 मिनट बात कर लें। तो वो कमरे से बाहर नहीं निकलने देते माँ को, हस्बैंड कमरे में नहीं घुसता कई घरों में, तो कि वो देख रहे हैं। सो यू नीड टू कनेक्ट विद योर वाइफ, उसको थोड़ा सा बाहर निकालो, थोड़ा बाहर घुमा लो, थोड़ी सी ड्राइव पे ले गए, छत पे ले गए 5 मिनट के लिए, बात करो उससे, हाउ आर यू फीलिंग, कॉफ़ी बना के ही पकड़ा दी, ठीक है। नहीं भी पसंद उसको, पकड़ के दोनों खड़े हो जाए, मतलब जेस्चर्स, सो छोटी छोटी चीज़ें। एक्चुअली आप ये बोल रहे हो द सेम थिंग दैट द हाउस जो प्रोवाइड कर रहा है बच्चे के लिए, वो माँ के लिए भी प्रोवाइड करे उतनी लव एंड केयर, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। एंड लव एंड केयर डज नॉट मीन रेस्ट्रिक्शंस, अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शंस, क्योंकि ये बोला जाता है कि हम तेरे भले के लिए ही बोल रहे हैं, ठीक है ना, तेरे भले के लिए ही बोल रहे हैं। ये तो प्यार का इशू है। आई एम सेइंग कि अभी मैं एक्चुअली मैं खुद कोशिश करता हूँ कि लव वर्ड में कम से कम यूज़ करूँ इन वट एवर आई से, बिकॉज लव को इतना लव के लिए तो लोग एक दूसरे को मार देते हैं ना, आई एम सेइंग प्यार के लिए तो लोग क्या क्या नहीं कर देते, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। तो लव आई ट्राई टू ऑल्सो यूज लेस, बिकॉज इट इज़ कन्फ्यूजिंग। जो आपने बोला कि हम तो तेरे भले के लिए कर रहे हैं, मैं तो तेरे से प्यार करती हूँ इसीलिए तेरे को बोल रही हूँ, ऐसा मत कर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो व्हाट फ्रीडम द मदर वांट्स, आई एम सेइंग, Exactly. वो उसको मिल दो। जाए, रिस्ट्रिक्शंस कम हो, Yes. रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन Yes. घर में कम हो उसके लिए। एंड जितना समय बच्चे के साथ बिताया जा रहा है, जितना समय माँ बच्चे को के दिया जा साथ रहा है, भी माँ के साथ भी बिताया बिताया जाए। बिल्कुल। नाउ एक क्वेश्चन इसमें कि इट इज पॉसिबल के दैट द मदर इज इन अ वंडरफुल हाउस होल्ड एंड स्टिल कैन हैव पीपीडी? ओ यस, इट हैपेंस। बहुत अच्छा घर है, सब बहुत अच्छे हैं, बट माँ को आउटलेट नहीं मिल रहा है, माँ बोल नहीं पा रही है अगर उसको कुछ भी बॉदर कर रहा है। मतलब आप समझ सकते हो, इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि 4-5 चीज़ें बताओ। 4-5 नहीं, जैसे ये लैंप यहाँ रखा है, ये मुझे इरिटेट कर रहा है, इसको हटा दो। ये मुझे रोज़ दिखता है यहाँ पे, रात भर जब मैं ब्रेस्ट फीड करती हूँ ना, ये यहीं पे रखा रहता है, हाँ, और मुझे वो अच्छा नहीं लग तो रहा है। अगर वाइफ ऐसा कुछ बोल रही है तो हटा दो चुपचाप, हाँ, उससे पूछ लो, स्पेशली आफ्टर बर्थ। मतलब मैं जनरली पूछ रहा हूँ। सी आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, जैसे बच्चे अनरीजनेबल होते हैं ना, होते हैं ना, तो हाँ होते हैं, बिल्कुल तो होते हैं। नई माँ अनरीजनेबल हो सकती है। आई थिंक दैट इज अ गुड पॉइंट। हाँ, तो कितने महीने तक अनरीजनेबल होने का चांस है ना बीवी को? अरे सो वो 15-20 दिन की बात होती है, उसके बाद उसका दिमाग शांत होने लग जाता है। 15-20 दिन ना? कितने दिन झेलना है इस पागल को? कभी कभी मेरी वाइफ अभी भी अनरीजनेबल होती है। हमारे बच्चे को 10 साल हो गया, तो मैं पूछ रहा हूँ अभी। So, ये तो सुनो, रिलेशनशिप में जिंदगी भर चलता है ना। आई कैन बी अ किड अ मैं डे। सिर्फ स्प्लिट करने की कोशिश कर रहा था। नहीं, सो पोस्टपार्टम जो फेज होता है, यूजुअली फर्स्ट 45 डेज सबसे ज्यादा होता है। तो आई एम सेइंग जेन्युइनली विद के एज अ फादर ऑफ as a new father, after birth of my child, a woman is genuinely allowed to be unreasonable. Is that fine? Yes, yes. Right, this is what I'm hearing, and I am Yes. agreeing with it. यस, और 2-3 महीने अगर वो genuinely उसकी बातें आपको unreasonable लग रही हैं, तो भी आप मान लीजिए। हाँ। सो उसके पीछे भी मैं कोई बोल सकता है कि बिगाड़ दो माँ को, जैसे बोलते हैं बिगाड़ दो बच्चे को। आई टेल यू एक स्टोरी। सो ये मदर है, रात भर सोई नहीं है, स्लीप उड़ी हुई है, ब्रेस्ट फीडिंग करने की कोशिश कर रही है, निपल्स भी ब्लीड हो रहे हैं, नहीं हो रहा है।
इस माँ को पता है कि मैं फॉर्मूला नहीं देना चाहती, ठीक है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग बेस्ट है तो वो वही करना चाहती है। बहुत अच्छा घर है, दे यू नो हेल्पिंग बोथ ऑफ देम, कि हम उसको भी ध्यान रख रहे हैं, बच्चे का भी हम बहुत ध्यान रखना चाहते हैं। जैसे ही बच्चा रोता है, अब उसको जब वो लैच कराएगी उसको पेन होगा निपल, क्योंकि वो शी इज़ इन द प्रोसेस ऑफ यू नो लर्निंग द लैचिंग, बोथ ऑफ देम। माँ को भी सीखना है, बच्चे को, इट्स अ स्किल। तो जब वो लगाती है उसको पेन होता है, वो हटा देती है, बच्चा रोता है, ठीक है। अब घर वाले जो आसपास हैं वो ना तो माँ की सुन सकते ना बच्चे को रोता हुआ देख सकते, दे विल रश इन एंड गिव फॉर्मूला। हेल्प ही कर रहे हैं ना, बच्चे को भूखा तो नहीं रख सकते हो, माँ को पेन हो रहा है, पर उस माँ को ये नहीं पसंद, माँ को गिल्ट हो रहा है, उसको गिल्ट हो रहा है, तो इस बात पे भी रोएगी वो। अब इसमें क्या गलत किया घर वालों ने, वो तो हेल्प ही कर रहे थे ना, बिल्कुल। ठीक है। लेकिन माँ की भी क्या गलती है जो वो शाम में फिर रो रही है कि मेरे को दिन में 2 बार फॉर्मूला देना पड़ा। सो इट इज़ अ फेज़ जहाँ पे कांस्टेंट गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। कई बार माँ को लेट गो करना सिखाना पड़ता है, कई बार उसे सिर्फ रोने देना, तो रो ले, और हक करके बैठना पड़ता है। यू नो ये मुझे लाइक लाइन कम्स टू माय हेड व्हिच इज दैट अनएक्सप्रेस्ड इमोशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज। ट्रू, दैट I इज सो genuinely ट्रू। believe in it. आउटलेट नहीं मिलता है। या एंड सो माँ की रीजनेबल और अनरीजनेबल रिक्वेस्ट को इस शुरू के टाइम पे आउटलेट मिल जाए तो लाइफ वो बहुत बहुत इजी अच्छा हो होगा। जाएगी। दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग है टू ना? टेल यू, अगर कि आप वो बैठ- अनरीजनेबल आपको लग रहा है, पर उसके पीछे भी कुछ रीजन है जो माँ ने बोला नहीं है आपको, तो ये होता है। और फॉर लॉट ऑफ हस्बैंड एटलीस्ट ये 3-4 महीने में अगर आपकी एंड ये ट्रांजिशन में लगता है कि हस्बैंड को समझने में समय लगता है कि अब मेरी शादी हो गई है, अब मुझे थोड़ा सा बीवी की ज़्यादा सुननी है और माँ की कम सुननी है। लेट्स नॉट गो Go देयर। सो आई थिंक मेरे हस्बैंड अक्सर ये बात बोलते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी बोलते हैं कि भाई शादी होके लाइफ चेंज नहीं होती है, बच्चा होने के बाद लाइफ चेंज होती है। शादी के बाद तो फिर भी मतलब अगर बहुत अच्छा सपोर्ट है, फैमिली सब कुछ है, तो चल जाता है। कुछ नहीं प्रॉब्लम होती, मतलब हमें कभी कोई प्रॉब्लम। पर जब बच्चा आ जाता है ना, तो दादा दादी का प्यार भी बहुत चेंज हो जाता है। दे बिकम ओवर प्रोटेक्टिव टू द फॉल्ट, कि मतलब बिगाड़ ही देंगे बच्चे को, और तुम बड़ा जेंटल पेरेंटिंग भी करनी है, बच्चे को बिगाड़ना भी नहीं है, तुम उस झूलते रहते हो, आपस में बहुत फ्रिक्शन हो जाती है। तो बच्चा होने के बाद, क्योंकि 2 ओपिनियंस तो होंगे ही ना, एक मेरा एक मेरे हस्बैंड का है, बच्चे को तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आएगा ही आएगा। तो दैट इज़ व्हेन योर लाइफ एक्चुअली चेंजेस फॉर गुड और बैड। It फॉर changes. डिफिकल्ट टाइम्स इट Changes, चेंजेस, changes. यस। तो लेकिन इज इट रीजनेबल टू से कि अगेन आई विल रिपीट इट, आई एम रिपीटिंग इट बिकॉज आई जेन्युइनली थिंक दिस कैन हेल्प पेरेंट्स कि आफ्टर हैविंग अ किड आई एम सेइंग जस्ट स्पेंड टाइम ensuring the emotion of your wife is able to come out. एब्सोल्युटली। सो जैसे मैंने बोला, टाइम बच्चे को देना है, टाइम इस बच्चे को भी देना है। इस बच्चे को भी देना है। घर में 2 बच्चे मिले हैं, यस, एक के साथ एक एक free. के साथ एक फ्री। ठीक है। तो ठीक है, इफ़ आई हैव जस्ट बिकम अ पेरेंट, ठीक है, मैं हम अभी माँ बाप बने हैं, तो पहले 1 साल में कौन सी 3-4 चीज़ें हैं जो पेरेंट को ध्यान में रखनी चाहिए? एज अ डॉक्टर व्हाट विल यू टेल देम? I think as a doctor, I would tell them, give lots and lots of time to your kid. तो ये मैं इंडिया में तो वैसे कल्चर नहीं है कि बच्चा पैदा करने से पहले पीडियाट्रिशियन से मिलो, बट अगर कोई मुझसे पूछता है तो मैं बोलती ही हूँ कि जब अंदर से बहुत मन कर रहा हो ना, तब प्लान करना बच्चा। वो इन्वेस्टमेंट है, 2 साल आपका पूरा इन्वेस्टमेंट होता है। सो यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद योर चाइल्ड। समय चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी चाहिए, और बच्चे को एक्सपीरियंसेस चाहिए। बस ये 3 चीज़ें चाहिए होती हैं मोटी मोटी, और इसी के बेसिस पे आपका बच्चा बोलना भी सीखता है, इंटरेक्ट करना सीखता है। बोलना तो चलो फिर भी बात की बात आ गई, आपको देखना सीखता है, आपसे रिएक्ट करना सीखता है, बैठना सीखता है, क्रॉल करेगा या चलना सीखता है, इंटरेक्ट करना सीखता है, खाना सीखता है, हर चीज़ को टच करना। फर्स्ट ईयर इज़ ऑल अबाउट बेबी, फर्स्ट 2-3 मंथ्स इज़ मम्मा को जाना या अपना प्राइमरी कंफर्ट जोन से बाहर आके दुनिया को जानना शुरू किया, अपना फर्स्ट सर्कल जो घर होता है, घर वाले होते हैं, और एक्सपीरियंसेस। तो इट इज़ ऑल अबाउट, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करो, सिर्फ तुम्हारा प्यार भरा या पॉजिटिव एनर्जी भरा समय चाहिए। तो अब मैं कह रहा हूँ कि मैं एक डॉक्टर से बात कर रहा हूँ, है ना? आई एम सेइंग जो आपने आंसर दिया ना, हाँ। वो आंसर तो मैं देता हूँ। हाँ तो दो। करेक्ट? नहीं, मैं बता रहा हूँ क्यों। क्योंकि जब आदमी एज्यूम करता है, और मेरा असम्पशन में ये था कि अगर डॉक्टर से पूछो कि बच्चे के पहले 1 साल में क्या ध्यान रखना है, तो बोलेंगे कि सुलाना ऐसे, ठीक है, पॉटी का ये ध्यान रखना है, ब्रेस्ट फीडिंग का ये ध्यान रखना है,
ऐसा नहीं होना चाहिए क्या? सी आजकल ना ग्रे जोन्स बहुत आ गए हैं। अब मैं बोलती हूँ, बिल्कुल कोई माँ मेरे पास आती है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहती है, और आई फील वेरी स्ट्रांगली फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, बट इफ़ आई टॉक अबाउट ओनली ब्रेस्ट फीडिंग इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, एक माँ जिसका प्रीटर्म बच्चा था निक्कू में रहा और वो अब नहीं कर पा रही है, वो अपने आप को फेलियर लेबल कर देती है। तो मोटा मोटा हर चीज़ आइडियल नहीं होती है, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करते हो, ठीक है, बट जो चीज़ें हैं ना, जो फिक्स चीज़ें हैं, जो चाहिए ही मेरे बच्चे को डेवलप होने के लिए, वो एक्चुअली वही है जो मैंने आप तीन बोलो चीज़ें प्यार बोली चाहिए, हैं। हाँ प्रेजेंस चाहिए, हाँ, वो अगर होगा तो बाकी सब सॉल्व हो जाएगा, वो दोनों Exactly. नहीं होगा तो बाकी सब और बढ़ता बेकार ही है। जाएगा। हाँ, बाकी सब करने का फायदा ही नहीं है। सो आई हैव सीन अ मदर हु इज एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग, सफरिंग फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन। उसके बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा था, लॉस हो रहा था। मेरे पास वो बर्थ वेट से 500 ग्राम कम करके आया था 1 महीने की उम्र पे। तो वो तो माँ ब्रेस्ट फीड करा रही थी, फिजिकली अवेलेबल भी थी, बट वहाँ प्यार नहीं था ना। शी वॉज लॉस्ट इन हर ओन वर्ल्ड, हर ओन प्रॉब्लम्स, पोस्टपार्टम डिप्रेशन था। तो वही बात है कि मोटा मोटा हर चीज़ सॉल्व हो जाएगी। हम हैं, आपके घर वाले हैं, आपके आजकल हस्बैंड्स बहुत सपोर्टिव होते हैं न्यू मदर्स को लेके। एक्चुअली आई ऑल्सो वांट टू कॉल दिस आउट दैट के मुझे जेन्युइनली लगता है कि हस्बैंड्स अभी पहले से ज़्यादा बहुत सपोर्टिव हैं, और आई थिंक अवेयरनेस के कारण, ये नहीं कि पहले वाले हस्बैंड्स खराब थे, बट आई एम सेइंग कि अभी उनका डिवीजन ऑफ लेबर ही ऐसा था। आई थिंक I दे think वर that is the right रेज्ड way to दैट put it. वे। हाँ। वो हम अब चैलेंज कर रहे हैं, वो हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, दोनों का। अभी कल मेरा एक मीट एंड ग्रीट था दिल्ली में, एक फादर 4 साल का बच्चा है, उसका पता है क्या कंसर्न था, मेरा बच्चा मुझसे ज़्यादा अटैच्ड है, ये प्रॉब्लम तो नहीं है, बड़े होके से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। आई वाज लाइक ऐसा तो बाय द वे आपको ये क्यों मैंने लगता मम्मियों है? से जेन्युइनली सुना है कि मेरा बच्चा फादर से ज़्यादा अटैच्ड है, मैं उसके साथ ज़्यादा रहती हूँ, लेकिन वो पापा से ज़्यादा अटैच्ड है, एंड दे हैव लाइक जेन्युइन दुख अबाउट दिस बात। मैं कह रहा हूँ खुशियाँ मनाओ ना, तुम्हारा समय कम ले रहा है, मैं उसके साथ चिपका हुआ है, जो मम्मी के साथ उसका बच्चा चिपका हुआ है वो भी दुखी है, जिसका हाँ, पिता के साथ चिपका हुआ है वो भी दुखी है। सीरियसली। सो आई थिंक जब हमारा डेमोग्राफिक्स थोड़े चेंज हो रहे हैं, हमारे डिवीजन ऑफ लेबर फैमिलीज में चेंज हो रहे हैं, फादर की फिजिकल, मेंटल और क्या बोलते हैं ना, इमोशनल अवेलेबिलिटी बहुत है बच्चे के साथ। तो हम भी तो 2 लोग हैं, अगर मैं किसी एक से ज़्यादा अच्छी दोस्ती कर सकती हूँ, दूसरे से थोड़ा कम, वो जेल होता है ना, तो पापा के साथ क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, होना भी चाहिए। प्राइमरी केयर गिवर डिफॉल्ट सेटिंग थी पहले कि माँ है, वो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से कुछ लेवल तक अभी भी चलेगा और आगे भी चलेगा, बिल्कुल। बट क्यों नहीं हो सकता? अब आजकल ब्रेस्ट फीडिंग के बाद पापा कॉन्टैक्ट नैपिंग कर रहे हैं, तो बच्चे को तो वो पॉजिटिव टाइम जितना माँ से मिल रहा है पापा से भी मिल रहा है ना, तो क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। मुझे बल्कि ये सुन के बुरा बर्पिंग तो लगता मैंने भी है। बहुत करवाया है, बर्पिंग कराया है? याद है मुझे अभी तक। कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए? कराना चाहिए। हाँ, फिर ठीक है। तो मुझे अच्छा लग रहा है, मैं खुश हो रही हूँ कि आप 10 साल पहले भी कर रहे थे। तो ब्रेस्ट फीडिंग पे 2-3 सवाल आए हैं कि क्या जो भी माँ खाती है क्या वो बच्चे को जाता है, क्या ये सच है? ओके, सो अगर फेस वैल्यू पे मैं इसको लूँगी तो ये बिल्कुल सच है। जो माँ खा रही है वही उसके अंदर अब्जॉर्ब हो रहा है, वही रॉ मटेरियल ब्लड में घूम रहा है, और वही सोर्स होके, मतलब वो उसका रिसोर्स है, वहाँ से वो उठ के ब्रेस्ट में मिल्क बनेगा और बच्चे तक जाएगा। अब इसको तुम तोड़ मोड़ देते हो, ठीक है। अब बोल रहे हैं राजमा खाएगी तो इसको गैस हो जाएगी। ये राजमा गलत है। का डाइजेशन हो रहा है, मैं समझा रही हूँ, राजमा जो डाइजेस्ट हो रहा है वो प्रोटीन है, प्रोटीन उसका डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है, तो कुछ लोगों में उसको डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम आती है। सो दिस इज़ एन अडल्ट एक्सपीरियंस कि राजमा खाने में प्रॉब्लम होती है, तो जिस अडल्ट को प्रॉब्लम है वो मत खाओ। अगर इस माँ को खाने में प्रॉब्लम नहीं है, उसने डाइजेस्ट कर लिया और वो अब्जॉर्ब हो गया, अब्जॉर्ब होगा अमाइनो एसिड लेवल पर, वो ब्लड में घूम रहा है, वो फिर अमाइनो एसिड्स उठ के उसके ब्रेस्ट मिल्क में उठे और बच्चे तक गए, तो ये तो डाइजेशन हो गया ना। तो ये गैस तो पेट में से ब्लड में, ब्लड से ब्रेस्ट में और फिर बच्चे के अंदर नहीं जा सकता। सो इस एक सेंटेंस को, जिसका बहुत अच्छा मीनिंग ये है कि माँ को सब हेल्दी खिलाओ, तभी बच्चे के अंदर We are what we eat. एग्जैक्टली। So which is true. हाँ। So we have to eat healthy. सटल टेस्ट एंड फ्लेवर्स, जैसे बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स होते हैं, गार्लिक वगैरह, ये सब जो फ्लेवर्स होते हैं, इनके भी छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये भी अब्जॉर्ब होंगे। एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है, उसके भी मॉलिक्यूल्स छोटे हैं, वो ब्रेस्ट में से जा सकते हैं। तो सटल टेस्ट एंड फ्लेवर्स तो अपना जो माँ जब बच्चा पेट में होता है और एमनियोटिक फ्लूइड होता है, उसके थ्रू भी उसको एक्सपोजर होता है, और ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू भी होता है। बट दैट डज नॉट मीन जो डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट चीज़ें हैं, वो जो माँ खा रही है वो बच्चा डाइजेस्ट कर रहा है अपने पेट में। That doesn't make sense. That doesn't make sense. So अगर एक माँ राजमा खा रही है और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है,
तो उससे बच्चे को गैस नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो माँ की गैस नहीं बच्चे के अंदर चले है ना? जाएगी। तो ये सबको क्लियर होना चाहिए। अच्छा, नाउ एक इसको वापस पूछता हूँ मैं, अगर एक माँ को राजमा अच्छा लगता है लेकिन उसको गैस भी होती है, लेकिन उसको अच्छा लगता है और उसको खाना है ना, तब भी वो खा सकती है और वो So, तब भी बच्चे I के would पास नहीं say जाएगी कि वो नहीं तो था, तब भी बच्चे के पास तो गैस नहीं जाएगी, माँ ही परेशान होगी। तो तुम तो बड़े हो, अडल्ट हो, तुम समझ सकते हो। फर्स्ट 45 डेज मत खाओ, क्योंकि तुम्हारा बॉडी भी रीसेट हो रहा है, चाहे नॉर्मल हो, चाहे वजाइनल डिलीवरी हो, चाहे सिजेरियन हो, आपकी बॉडी को रीसेट होने में टाइम लगता है और वो 4 to 6 वीक्स लगता है, तभी 45 डेज की कहानी होती है। तो तब तक अवॉइड करो जो भी आपको ट्रबल दे रहा है, क्योंकि ऑलरेडी योर बॉडी इज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ हीलिंग प्रोसेस। तो एटलीस्ट डोंट क्या बोलते हैं ना, उसको Complicated खराब more. मत करो। और हाँ, उसके बाद तुमको जो खाने का मन है, चाहे तुम्हें वो डिस्कम्फर्ट देगा, वो तो नॉर्मल डेज में जैसे तुम खाते हो, और तुमको उसको फिर, जैसे मेरे को पता है मैं छोले भटूरे खाऊंगी उसके बाद गैस होती है, तो मैं दही खाती हूँ उसके तो बाद। आप ये बोल रहे हो कि फर्स्ट 45 डेज गिव योर बॉडी रेस्ट। गिव ए बॉडी रेस्ट, जीभ से मत खाओ, जो आपको टेस्ट वाली वो हाँ, मत खाओ, वो जो बॉडी exactly. के लिए आपके अच्छा है वो खाओ। एग्जैक्टली, यस। ठीक है। तो एक और सवाल जो ब्रेस्ट फीडिंग पे ये है, वो ये है कि फार्मूला कब चाहिए होता है, कब ब्रेस्ट मिल्क एनफ है, हाउ कैन अ न्यू पेरेंट नो दिस? फॉर्मूला तभी चाहिए होता है जब सच में माँ का दूध एडिक्वेट नहीं है, और वही एडिक्वेसी के बहुत सारे मिथ्स हैं जो हम बस्ट करने के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं। मोटा मोटा कभी भी कितना ml अंदर जा रहा है उससे हम जज नहीं करते कि एडिक्वेट है कि नहीं है, क्या रिजल्ट्स वो प्रोड्यूस कर रहा है उससे हम जज करते हैं। तो एग्जांपल दीजिए। तो जैसे दूध गया अंदर, ब्रेस्ट फीडिंग तो वैसे भी क्वांटिफाई कर ही नहीं सकते ना, ब्रेस्ट से बच्चे के अंदर जा रहा है, क्या पता कितना ml गया है। दिस इज हाउ इट हैज बिन हैपनिंग सिंस इवोल्यूशन। तो अभी जब से हमारा फॉर्मूला और बोतल का सिस्टम आ गया है ना, तब से ये प्रॉब्लम आई है कि तुम एडिक्वेसी ml से जज करने लग गए हो, कितना ml गया, सुबह से कितना ml पिया। अब मैंने तो दोनों बच्चों को एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीडिंग किया है, और मेरे को तो आज तक नहीं पता उन्होंने कितना ml पिया होगा पर डे के बेसिस में। सो हाउ वुड नॉर्म, जिसको गूगल का या चैट जीपीटी का या फॉर्मूले के डब्बे का ज्ञान नहीं पता, उसको कैसे पता चलेगा सुसु कितना कर रहा है? क्योंकि जो बच्चा पी रहा है उसी के बेसिस पे सुसु बनेगा, हवा से तो नहीं बनेगा। वेट गेन उसी से होगा। और तीसरा सटाइटी, या बच्चा सेशिएटेड है, कितने घंटे आराम से खेला या सोया, उससे हमें पता चलता है। तो यूरिन आउटपुट 8 to 10 टाइम्स इन 24 आवर्स। वेट गेन फर्स्ट 3 मंथ्स में 20 to 40 ग्राम्स पर डे का होता है। और सटाइटी डिपेंडिंग कि बच्चा कितना अच्छे से, क्योंकि छोटा बच्चा बहुत अच्छे से पी नहीं पाएगा, उसका स्टैमिना नहीं है, तो हो सकता है वो आधे घंटे में दोबारा मांग ले। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत अच्छे से दूध पीते हैं, उनका फिर वो 1.5 से 2 घंटे का रेस्ट और फिर दूसरा साइकिल। जैसे जैसे इनका वेट बढ़ता है, इनका स्टैमिना बढ़ता है, बहुत अच्छा दूध पी लेते हैं, फिर ये 3-3, 4-4 घंटे भी सोने लग जाते हैं। तो विद एज एवरीथिंग सॉर्ट्स इटसेल्फ आउट, बट मोटा मोटा वेट गेन एंड यूरिन आउटपुट विल टेल यू कि तुम्हारा दूध पूरा है कि नहीं है। तो अगर वेट गेन नहीं हो रहा है या यूरिन आउटपुट 8 से 10 बार दिन में नहीं आ रहा है, हाँ, तो आप अपने पीडियाट्रिशियन के पास बिल्कुल जाइए जाओ और प्रॉब्लम सॉर्ट वहाँ करो। से सॉर्ट करो। कितनी बार ऐसा होता है माँ के पास दूध है पर बच्चा प्री टर्म है या लैच नहीं एस्टैब्लिश्ड है, वो दूध ले नहीं पा रहा है। दैट इज़ व्हेन वी पुट इन लैच ठीक करो, आप अपना एक्सप्रेस करके दूध पिलाओ, उससे भी हम फॉर्मूला से बच जाते हैं। सी फॉर्मूला इज समथिंग जो बना था उस बच्चे के लिए जिसको माँ का दूध फॉर सम रीज़न नहीं मिल रहा है। आजकल फॉर्मूला ईज़ के लिए या कंफर्ट के लिए या इजी वे आउट, ये मुझे क्या याद दिला रहा है कि ये फूड प्रिजर्व करने की टेक्नोलॉजी बनी थी सोल्जर्स को खाना खिलाने के लिए, है ना, और खा कौन रहे हैं हम, है ना, पैकेट खोला। So I'm saying same thing here, right? I'm saying something which was created for something, like this is genuinely useful technology. Like formula is genuinely useful in cases where there is not enough breast milk. Just that it is being abused and marketed and being used everywhere. I'll tell you, ब्रेस्ट फीडिंग के रेट्स बढ़ने चाहिए ना, अवेयरनेस हो रही है, कम हो रहे हैं, क्योंकि कितनी अच्छी मार्केटिंग हो रही है। मैंने जब प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की थी, मेरे पास कुछ मदर्स ऐसे आई थी कि मैम फॉर्मूला में देखो सब वो कुछ बढ़िया है, सब कुछ लिखा है, सब कुछ है, मैंने Line नहीं by खाया line. तो मेरे बच्चे को तो ये नहीं मिलेगा ना। मेरा तो दिल ही टूट जाता था ऐसे पे। एंड मैं जीरकपुर में जैसे प्रैक्टिस करना मैंने शुरू किया, तो यहाँ तो वो बाहर वाले बहुत, कनाडा वगैरह वाले बच्चे बहुत आते थे, तो जो बाकी के पेशेंट पूल है यहाँ पे वो फोमो में है कि अरे वो वाला फॉर्मूला हम भी पिलाते हैं अपने बच्चे को। फॉरेन वाला। हाँ, इट बिकेम अ सप्लीमेंट, ठीक है ना, कि अरे ये साथ में दे देते हैं
तो जो थोड़ी कमी पेशी रह जाएगी वो, उनको ये नहीं पता कि भाई वो सप्लीमेंट की तरह नहीं हो सकता। आपने जैसे ही फॉर्मूला पिलाया, इट इज़ सो हैवी टू डाइजेस्ट, वो पेट में रहेगा 2-3 घंटे, ठीक है, मोर देन द ब्रेस्ट मिल्क वुड स्टे, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क बहुत ईजी टू डाइजेस्ट होता है। एक तो फॉल्स सेंस ऑफ वो आ जाता है कि अच्छा अब भरा है इसका पेट, ये तो 3 घंटे सो गया, पहले तो ये 1.5 घंटे में उठ जा रहा था, तो तेरा दूध नहीं है पूरा, ठीक है। दूसरा क्या होता है, फॉर्मूला से वेट गेन, क्योंकि माँ का दूध तो भैया बहुत कर्टेल्ड होता है, सच में जितना आइडियली वेट गेन होना चाहिए, जो कि लोअर सेंटाइल्स होते हैं, और किसी के ज़्यादा सेंटाइल्स भी हो सकते तो हैं। चबी बेबी बेटर होता है कि आई एम सेइंग, एक क्वेश्चन आया मुझे कि आर चबी बेबीज बेटर देन चबी other बेबी babies? सबसे बड़ा फोमो का रीज़न है, दो माओं के कि बीच गोलू में। गोलू बच्चा चाहिए मुझे ऐसा? सो आई टेल यू, जिसका दूध ठीक है उसका बच्चा भी उसके जेनेटिक पोटेंशियल के हिसाब से, चाहे चबी हो चाहे ठीक हो, आई एम हैप्पी। मोस्टली अगर मेरे से, मैं मेडिकल कॉलेज की अगर बात करूं, जितने भी चबी बेबीज़ आते थे हम डर जाते थे। एक तो उनकी वेन्स नहीं मिलती, दूसरा उनमें कैल्शियम डेफिशिएंसी के सीजर्स के साथ यूजली वो आते थे, या फिर आयरन डेफिशिएंसी, पेल होते थे, उनको खून चढ़ाना होता था। और मेरा तो जैसे ही ओपीडी में एक गोल गोल बच्चा घुसा, एज अ फर्स्ट ईयर्स का काम होता था, मेरा वही दिल बैठ जाता था कि ये सिक बच्चा होएगा, अब इसको मैं कैन्युला कैसे लगाऊंगी। सो नो, चबी बेबी अगर ठीक है, एक्टिव है, हेल्दी है, डेवलपमेंटली ठीक है, उसका जेनेटिक पोटेंशियल हो सकता है, आई एम हैप्पी, क्यूट बेबी। बट लीन एंड थिन बच्चे भी उतने ही हेल्दी होते हैं, या शायद ज़्यादा हेल्दी भी हो सकते हैं, क्योंकि एक इन्फेंट में तो मैं नहीं बोल सकती कि आप गलत खिला रहे हो। लकीली अभी तक 1 साल के बच्चे को चिप्स नहीं खिलाए जाते हैं, ना ही मैं ये सोच सकती कि उसकी एक्टिविटी आप कम कर रहे हो। बट अगर मैं 4-5 साल के बच्चे की बात करूं और वो एक मोटा बच्चा आ रहा है, तो मुझे अभी भी ओपीडी में देख को स्ट्रेस होता है कि भाई या तो तेरी एक्टिविटी नहीं है, या तुम जंक फूड खा रहे हो, तो तुम बल्कि ज़्यादा अनहेल्दी हो कंपेयर टू अ लीन एंड थिन चाइल्ड। तो मैं उल्टा बोल सकती हूँ, बट ये नहीं बोल सकती चबी ज़्यादा हेल्दी है। चबी ज़्यादा हेल्दी, चबी ज़्यादा अनहेल्दी हो सकता है, गोलू हो गोलू सकता ज़्यादा है। अनहेल्दी हो Yes, सकता है। yes. ओके, तो आई एम सेइंग, जस्ट टू समराइज, व्हाट इज द राइट, इज देयर अ वेट रेंज फॉर अ बेबी हु इज बोर्न के इस रेंज में, एंड कितना गेन पर डे टू गो बैक टू First इंश्योरिंग के 3 months, पीपल कैन अंडरस्टैंड कि ब्रेस्ट yeah. फीडिंग से इतना गेन हो रहा है तो फर्स्ट काफी 3 months इज 20 to 40 grams पर डे का वेट गेन, बारिंग फर्स्ट 10 days जब वेट लॉस होता है बच्चे का, और फिर वेट गेन फर्स्ट मतलब जो बर्थ वेट था वहाँ तक हम आ जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है डे 10 पे आप हॉस्पिटल गए हो तो उतना ही वजन है जितना जन्म पे था, तो डोंट पैनिक। वो वेट लॉस होना ज़रूरी है, वो किडनी का फंक्शनिंग इस्टेब्लिश होता है, तो बॉडी लूजेज अ लॉट ऑफ वाटर, तो वहाँ पे लूज़ होता है। एंड देन ब्रेस्ट फीडिंग से वो, या जो भी दूध आप दे रहे हो, शुरू में कई बार ब्रेस्ट फीड्स नहीं होते तो भी हेल्प ले रही होती हैं मदर्स फॉर्मूला की, तो वो डे 10 के बाद 20 to 40 grams पर डे का वेट गेन हो रहा है, और उसके बाद वो बहुत स्लो हो जाता है, और वो डिपेंड करता है कि आपने 3 महीने में कितना बढ़ा दिया था वजन। सो मोटा मोटा डबलिंग ऑफ वेट बाय 4 to 6 months एंड ट्रिपलिंग बाय फर्स्ट बर्थडे, दिस इज़ वॉट वी टारगेट। बट कोई बच्चा बहुत ही मोटा हुआ है, आउटलायर्स हमेशा होते हैं। सो ये जो हमारे रूल्स होते हैं ग्रोथ के, ये कुछ डिस्क्लेमर्स के साथ आते हैं, नोबडी टॉक्स अबाउट देम। तो हमेशा हमको ओवरऑल पिक्चर देखनी पड़ती है। कई बच्चे होते हैं जो फर्स्ट बर्थडे पे 8 किलो पे रुक जाते हैं। अब मेरी बेटी 2.5 की पैदा हुई थी, वो 7.5 पे रुक गई थी, तो दैट वाज ओके फॉर हर। कुछ बच्चे होते हैं जो फर्स्ट बर्थडे पे 10 किलो के हो जाते हैं, सेकेंड बर्थडे तक 10 किलो के रहते हैं, तो ह्यूज बहुत सारा वेरिएशन है, वेरिएशन है। बहुत ज़्यादा। तभी तुमको डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है तुम्हें बताने के लिए, भाई ये ठीक है। तुम अगर खुद समझना चाहते हो मोटा मोटा कि मेरे बच्चे में कुछ ग्रॉसली अंडरवेट या कुछ प्रॉब्लम नहीं है, डेवलपमेंट देखो, उसका इंटरेस्ट देखो, उसका जनरल वेलबींग देखो, एक्टिविटी देखो, एंड सिर्फ वेट नहीं, हाइट भी देखो। कुछ बच्चे होते हैं हाइट गेन करते रहते हैं, ऐसे ऐसे बढ़ते रहते हैं, ऐसे ऐसे नहीं बढ़ते हैं, तो फिर हम देखते हैं उसके पापा भी ऐसे ही थे, उसकी मम्मी भी ऐसी ही है। सो मेनी थिंग्स नीड टू बी कंसिडर्ड बिफोर लेबलिंग अ But for a चाइल्ड। new parent, 20 to 40 grams of, हाँ हाँ, 20 to 40 grams पर डे, यस। तो वीनिंग इन सॉलिड्स के अराउंड कुछ सवाल भेजे हैं पेरेंट्स ने कि एक है कि बच्चे के लिए फर्स्ट सॉलिड फूड क्या होना चाहिए और कब होना चाहिए। सो 6 completed months हम बोलते हैं इज़ द आइडियल टाइम टू स्टार्ट सॉलिड्स, बट एक्चुअली उम्र का नहीं, डेवलपमेंट का ज़्यादा रोल होता है जब हम खाना शुरू करते हैं। सो मोटा मोटा जब बच्चा नेक होल्ड कंप्लीट कर लेता है, सॉलिड्स में बहुत इंटरेस्ट दिखाता है, अपने हाथ से उठा के चीज़ें मुंह में डाल दे रहा है, ये उम्र होती है जब लगभग कम सपोर्ट के साथ बेशक, बट थोड़ा सा सपोर्ट के साथ ये बैठ जाते हैं। तो 6 completed months के अराउंड यूजली सारे माइलस्टोन्स इन प्लेस होते हैं, और बच्चे का गट भी काफ़ी हद तक रेडी होता है। अडल्ट पैटर्न में आने में तो 2-3 साल तक लगेगा, बट नहीं, चलो मोटा मोटा तो 6 months के अराउंड हम शुरू करते हैं। और फर्स्ट फूड यूजली शुड बी योर स्टेपल फूड, जो आप अपनी फैमिली में खाते हो। सो आई हैव दिस वेरी स्ट्रॉन्ग फिलॉसफी, नहीं बोलना चाहिए, बट एक एडवाइस होती है मेरी सब न्यू पेरेंट्स के लिए कि भाई जब खाना शुरू कर रहे हो
डोंट गो ओवरबोर्ड ऑन न्यू रेसिपीज, वो लॉन्ग टर्म में फीजिबल नहीं है। करोगे तो भी फ्रस्ट्रेट होगे, मैंने ये बनाया। इंस्टाग्राम से ज़्यादा रेसिपी मत उठाएं। हाँ, कभी कभी मन है कुछ बनाने का, जैसे हम भी वीकेंड पे मैं अपनी बच्चियों के लिए कुक करती हूँ, तो तब मैं ढूंढूंगी कि क्या बनाऊँ कुछ अलग सा, इनको अच्छा लगे। मैंने कुछ पास्ता बना दिया, हेल्दी नूडल्स बना दिया, बट रूटीन में जो आप खाते हो उसी को एज अप्रोप्रिएट मैनर में मॉडिफाई करके बच्चे को दो, तभी वो होगा कि वैरायटी भी रहेगी बच्चे के खाने में। जो आप खाते हो वही दोगे तो फैमिली प्लेट पे, जो हम बोलते हैं फर्स्ट बर्थडे पे बच्चा शुड बी ऑन फैमिली पॉट, आ भी जाएगा। आप चबाते हो, सेम चीज़ खाते हो, आपको देख के खाना सीख भी लेगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे कम हो जाते तो हैं। अगर साउथ इंडिया में इडली सांभर खाते हाँ। हैं वो, तो इडली सांभर खिलाएं। चावल से शुरू कर देना, चावल से शुरू कर लेते हैं। और चावल यहाँ शुरू पे कर अगर लें, हम पराठे यहाँ खिलाते हैं तो सूजी से पराठा शुरू कर खिलाएं। लेते हैं। नहीं, पराठा एक साथ कैसे खिला दोगे? तो फिर तो एज अप्रोप्रिएट मैनर में जाओगे ना, तो वो तो ग्रेन शुरू हो गया ना। मैं तो हाँ, तो एक फर्स्ट पेरेंट, फूड हाँ, यूजली मैं तो बोलती हूँ और भी न्यूट्रल कर देते हैं, फ्रूट्स एंड वेजीज से हम शुरू कर फ्रूट्स एंड सकते वेजीज शुरू कर Yes. दें। नहीं, पराठा इडली सांभर पे नहीं आते। वो थोड़े दिनों में चले जाएंगे। हाँ, मैंने तो इडली खिला दी थी अपनी बेटी को 7 महीने पे, तो ठीक है, वो धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। बट यूजली सिंगल मील अ डे, सिंगल इंग्रेडिएंट। पहले हम फ्रूट से शुरू कर सकते हैं, फिर हम एक एक ग्रेन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। 6 to 9 मंथ्स हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन फेज है, कि तुम जो भी दे रहे हो एक एक करके अपना ट्राई करते हो। 9 to 12 मंथ्स बिल्डअप फेज होता है कि जो तुम एज फैमिली खाते हो और अभी तक नहीं दिया है वो दो। तो वहाँ पे अगर पराठा अभी तक नहीं दिया था तो दे दो, क्योंकि 9 मंथ्स के बाद इनका ना पिंसर ग्रास्प आ रहा होता है, इनको सब उठा के खाने में मज़ा आता है अपने हाथ से। तो इट बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट कि आप उसको उठा के खाने की चीज़ें दो, खुद से खाने दो। इंडिपेंडेंस चाहिए होता है 9 मंथ्स के बाद बच्चे को ना। आप खिलाओगे तो खुद खाएंगे तो हम खा लेंगे। सो उसकी डेवलपमेंट के हिसाब से चीज़ें आगे आगे चलते जाती हैं। बट येस, इफ़ यू टॉक अबाउट फर्स्ट फूड, इट कुड बी apple puree, it could be mashed banana for some, it could be just चावल So fruits and vegetables or simple grain like से आप rice शुरू करें। is हाँ। a good idea. आई एम वेरी ओपन टू द ऑप्शंस, क्योंकि को बिल्कुल क्या भी- बच्चा खाए क्या ना खाए, just हाँ, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे करे फिर वो नहीं खाया तो उसका टेंशन। तो मैं जो वर्कशॉप भी लेती हूँ सॉलिड्स के अराउंड, मैं कुछ पढ़ाती हूँ, और मैंने तो देखा है। हाँ, तो वो भी मेरा बहुत ओपन, उसमें मैं सिर्फ साइंस पढ़ा रही हूँ कि क्या होना चाहिए क्या, उसके बाद डिसीजन तुम लो अपने बच्चे के लिए कि तुम्हें क्या खिलाना है। क्योंकि जब आप एक डाइट चार्ट दे के बांध देते हो ना You मदर know, I को, actually love what you're saying. मुझे, like for example, I speak a lot about education and schooling, right? And in general children. तो मुझे लगता है कि in all of these cases, a sense of direction can be given. हाँ, You know, prescriptive doesn't work for any family. हो ही नहीं So, सकता। sense और of- फिर स्ट्रेस आता है उसके आसपास। कि ये ठीक है और ये गलत है। हाँ। एक सही दिशा में जाना है, उसके बाद आपको जैसे ठीक लग रहा है वैसा आप कर बिल्कुल। लीजिए। ठीक है, तो इसका अगला सवाल यह है कि सॉल्ट एंड शुगर कब से दे सकते हैं? सो सॉल्ट एंड शुगर की तो भैया राम कहानी, बस इंडिया में वहाँ पे कब से हो रही है कोई फर्क नहीं पड़ रहा लोगों को। कहाँ पे? बाहर यूएस यूके वो वैसे भी ब्लैंड ही खाते हैं ना। हमारे देश में तो हल्ला मच गया कि ये क्या सोशल मीडिया के डॉक्टर्स बोलने लग गए हैं। सो द फंडा बिहाइंड सॉल्ट एंड शुगर इज यू आर training your kids taste buds or making their taste preferences during this time. So try to let it be neutral, as neutral as possible. क्यों? 2-3 साल के बाद जब ये बाहर जाएगा, तुम सारे टाइम तो उसके आसपास नहीं घूमते रहोगे, चॉकलेट नहीं खाना, चिप्स नहीं खाना, बिस्किट नहीं खाना, एक्सपोज तो होगा ही ना जब स्कूल जाएगा। एक बच्चे के आपने शुरू से न्यूट्रल, फर्स्ट बर्थडे तक हम बोलते हैं आप एडेड सॉल्ट मत डालो। ऑलरेडी नमक तो है ही हर चीज़ में, दही में ऑलरेडी नमक होता है, इट्स हाई सॉल्ट स्टफ, ठीक है। तो हर चीज़ में मॉडरेशन में, माँ का दूध 50% तक दूध ही पी रहा होता है बच्चा फर्स्ट बर्थडे तक, न्यूट्रिशन दूध से आता है, वहाँ आयोडीन, सोडियम क्लोराइड सब आ रहा है। सो न्यूट्रल टेस्ट डेवलप करने के पीछे हमारा मतलब ये होता है फर्स्ट बर्थडे तक आप एडेड सॉल्ट नहीं डालो। चीनी तो आप जब तक नहीं दे सकते हो अच्छी बात है, न्यूट्रल जो नेचर ने जहाँ पर भी डेट्स फ्रूट्स वगैरह में, फ्रूट्स हैं, अपने नट्स हैं, रेजिन्स हैं, वो आप ऐड कर सकते हो। तो बच्चे का टेस्ट न्यूट्रल डेवलप होता है कि 2-3 साल बाद भी जब ये बाहर जाता है ये वाइज चॉइसेस खुद ही करता है, क्योंकि इसको वो इतना अच्छा ही नहीं लगता। तो आप लेट मी आस्क यू दिस कि अगर एक बच्चे ने पहले 6 साल कोक नहीं पी, है ना, तो हो सकता है उसको कोक ना ही अच्छी लगे कि ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही बात है। और ये हम देखते हैं बच्चों में। तो जो अब जैसे 3 साल हो गए मुझे वर्कशॉप करते हुए, मैं प्योरली एक्सपीरियंशियल बेसिस पे अगर बोलूँ, मदर्स आके बोलती हैं, और ये मैं अपनी छोटी वाली, जैसे मेरी बड़ी वाली तो वॉज रेज्ड बाय माय पेरेंट्स,
तो कुछ मुझे पता ही नहीं था, नमक चीनी सब बिस्किट बुस्किट सब खाया है उसने। अब इसको हमने बहुत माइंडफुली अपने हिसाब से जैसे हम बड़ा कर रहे हैं, वो नहीं खाती। आप उसको अगर बाहर का पेस्ट्री खिलाओगे शी विल नॉट ईट इट। घर का जो गाजर का हलवा है जिसमें कम, किसी को बहुत टेस्टी नहीं लगेगा वो क्योंकि उसमें चीनी नहीं है, रेजिन्स है, वो पूरा कटोरा भी खा लेती है। तो वो जो टेस्ट प्रेफरेंस है, होता नहीं है जिस घर में कम नमक खाया जाता है, अगर वो मेरा पराठा खाएगा तो उसको जहर लगेगा, बहुत तेज़ नमक है इसमें, ठीक है, पर मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है वो। तो इट इज़ द सेम। तो आपके जब बच्चे हुए आपने अलग से कम नमक वाला पराठा बनाया? नहीं, सो हम क्या करते थे, ये सब नहीं अडेप्ट कर सकते, हम नमक नहीं डालते थे, ठीक है। तो आपने भी नमक खाना बंद कर दिया? नहीं, मैं तो बहुत नमक खाती हूँ, मैं तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हूँ अपने घर की। मैं Problem अलग से एक statement. डब्बा रखती हूँ और उसमें नमक डाल के खाती हूँ, या जो पराठा है उसके ऊपर वो जो सॉल्टेड बटर होता है अपना नॉर्मल, वो लगा के फिर, या दही में ऊपर से नमक डाल के उसके साथ लगा के खाती हूँ। तो दिस इज़, बट येस, घर पे अब तो फर्स्ट बर्थडे तक हमें था कि उसका अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो कटोरी अलग से निकाल दिया तड़के से पहले, तड़के में नमक के अलावा बाकी सब चीज़ें डाल दी। हम लोग मिर्चें भी नहीं खाते हैं तो हमारे लिए थोड़ा ईजी था। जो लोग मिर्चें खाते हैं उनको फिर वो मिर्च का तड़का लगाना होता है तो उससे पहले बच्चे का निकलता है, तो थोड़ा सा मेहनत होती है। बट वही है कि 11-12 मंथ्स के आसपास यूजली बच्चा फैमिली पॉट पे आ जाता है, अगर शुरू से हम उसको अपने जैसा खाना खिला रहे हैं। उसके बाद फिर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आप बड़े जो भी इंटरेस्टिंग खाते है हो। ना शुरू कि अगर जिस घर में नमक मिर्च ज़्यादा खाते हैं उनको आएगा प्रॉब्लम, क्योंकि उनको भी तो डाउन रेगुलेट करना चाहिए ना, वो भी तो अनहेल्दी खा रहे हैं। तो वो सब बच्चे के आने मानते से आप नहीं भी हैं। और सेहतमंद बनिए। तो हमारे साथ तो हुआ है ऐसा, सुबह उठना शुरू हो गए हम टाइम से, रात की जंक मजबूरी में, खाना मजबूरी में। मजबूरी में, रात का कूड़ा बंद हो गया सुबह हमारा। कौन उठता है? आप उठते हो या रहते उठता है? मैं ही उठती हूँ। सो दोनों टाइप की चीज़ें होती है। इफ़ आई हैव अ डिफिकल्ट नाइट आई विल वेक हिम अप एट 7 कि बच्चा उठाओ और बाहर जाओ कमरे से, मैं 2 घंटा सोऊंगी अब। अदरवाइज जो रूटीन है हमारा वो ऐसे होता है कि मैं उठती हूँ और अपनी बड़ी बेटी को स्कूल भेजती हूँ, और उसके बाद वो जब तक जाती है आदित्य उसको ड्रॉप करके आते हैं, फिर आदित्य टेक्स ओवर विद द लिटिल वन एंड आई विल स्लीप फॉर कपल ऑफ आवर्स एंड देन आई एम रेडी फॉर द डे। तो मैं तो बोलती हूँ भाई रात भर दूध पिलाया मैंने, काम किया है रात 3 भर। cheers for आदित्य. हाँ, यस यस। And you also wrote a book recently. यस, उसका नाम भी बच्चों की डॉक्टर है. हाँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ आ जाए सबको ना। बट यू नो एक्चुअली जोक्स अपार्ट आई ऑर्डर्ड इट. मेरा बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है. हाँ. Our daughter is 10. Yeah. So I went through it. I won't say I read it. I went through it. और इसको सिंपल शब्दों में लिखने के लिए शुक्रिया. यू नो मोटी लगती है किताब, लेकिन जिस पेरेंट के बच्चे छोटे हैं वो जल्दी से पढ़ सकते हैं. हाँ, which is मेरे को ये very फीडबैक useful. मिला है कि मैंने एक रात में ख़त्म कर दी। मैंने कहा वाह। मैंने कहा ठीक है। जेन्युइनली खुशी होती है जब मुझे लगता है कि इंडियन पेरेंट्स को एक इंडियन ऑथर की किताब पढ़ने को मिल रही है जो कि क्योंकि- सेंसिबल है. थैंक यू। पर वो ज़रूरत थी, मुझे ऐसा लग रहा था। मैं जब खुद माँ बनी थी, लाइक माई एल्डर वन इज 7.5 नाउ, एंड आई थॉट कि भाई ये तो मुझे पढ़ाया ही नहीं, ये तो किसी ने बताया ही नहीं, और जो घर से एडवाइस मिल रही थी वो मुझे जच नहीं रही थी एज अ डॉक्टर। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा था कि क्यों मैं इसको गोल गोल घुमा दूं, या मैं क्यों इसको गर्म पानी में नहला दूं और वो सब। और अपने कॉलेज में तो कोई बड़ा बताता नहीं है कैसे दूध पिलाना है, कैसे इलाज कराना है और क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो कॉलेज में प्रैक्टिकल कुछ नहीं होता, थ्योरी होता है. सो कॉलेज में ना अभी भी इंडिया में, दो आई एम श्योर अभी थोड़ा सोशल मीडिया अवेयरनेस के बाद कुछ चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आप सोचो ना मेडिकल कॉलेज में क्या पहुंचता है, बहुत सिक बच्चा पहुंचता है। वेल बच्चा वो 100 की ओपीडी एक दिन में, कौन माँ जाके डिस्कस करने वाली है, कौन से डॉक्टर के पास टाइम है कि हाँ तुम्हारा बच्चा सोता नहीं है तो लेट्स डिस्कस, इट नीड्स आधा घंटा। बिल्कुल. तो वहाँ पर तो टीबी का मरीज गिरते पड़ते, बिल्कुल डायबिटीज, तो बड़ी बीमारियां पहुंचती हैं. बड़ी बीमारियां पहुंचती हैं उनको, और वो मुश्किल है उनको ट्रीट करना। तो वो और रेफरल सिस्टम के थ्रू, लाइक अगर आपको जुकाम खांसी होगा, आप मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नहीं जाओगे ना, यू वुड रीच आउट टू अ पास का केमिस्ट से ही दवाई खा लेते हैं, बिल्कुल. डॉक्टर के पास भी नहीं पहुंच रहा या है जो अभी माँ तो। बाप बोलते हैं वो कर लेते हैं. वो कर लेते हैं, ठीक है। तो वो सर्कल के बाद बड़ा सर्कल, फिर जब किसी से ट्रीट कुछ नहीं होता है तब आप बड़े हॉस्पिटल की शक्ल देखना चाहते हो। वो एक टैबू भी है कि बड़े हॉस्पिटल नहीं जाना, वहाँ तो बड़ी बीमारियां ही, भाई पहुँचता ही बड़ी बीमारी वाला है तो क्या करें, उनका काम है उसको डायग्नोज करना। तो ये प्रॉब्लम है, और बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो गुम हो जाती हैं फिर, बिकॉज वी आर सो बिजी टेकिंग केयर ऑफ द सिक बेबीज़। उनकी जान बचाने में हम इतने बिजी होते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ एक नॉर्मल इंसान की भी एलिवेट होनी चाहिए ना, वो हमको नहीं समझता वहाँ पर, वो उसके लिए समय वो नहीं खुद है। की प्रैक्टिस करके बाहर आके वो ही बाहर समझते आके हैं. पता चलता है। मेरे प्रोफेसर मतलब मैंने बुक में भी लिखा है कि यू बिकम अ कंप्लीट पीडियाट्रिशियन ओनली आफ्टर यू बिकम अ पेरेंट।
और वो बहुत सच है। ये बहुत सारे स्टार्टअप पिचेज आते हैं मेरे को, बिकॉज आई इन्वेस्ट इन कंपनीज ऑल्सो, आई यूज्ड टू रन अ कंपनी, सो आई एम सेइंग आई एम इन दैट सर्कल, आई इन्वेस्ट इन कंपनीज। तो बहुत सारे स्टार्टअप पिचेज आते हैं कि हम बच्चों के लिए, फॉर एग्जांपल ना, बच्चे खराब स्क्रीन टाइम देख रहे हैं, हम अच्छी स्क्रीन टाइम की कंपनी शुरू करना चाहते हैं या कुछ और। एंड मैं देखता हूँ जो भी ऐसे पिचेज होती हैं जो कि सुनने में नॉन सेंसिकल लगती हैं, लाइक सुनने में, पढ़ने में ठीक है, लेकिन मुझे पता है एज अ पेरेंट नॉन सेंसिकल है, वो होती हैं 24-25 साल के लड़के जिनके खुद के बच्चे नहीं हैं। लाइक यू आर सेइंग ना कि नहीं समझ पाओगे भाई। आप ये किताब तभी लिख सकते हो, आप ये बात तभी कर सकते हो अगर आपके खुद के बच्चे हैं, वरना मुश्किल है। लाइक यू विल बी ऑफ, देयर इज अ हाई चांस। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जब तक वो जिया नहीं ना, आप समझ ही नहीं सकते कि वो प्रॉब्लम कितनी किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, कितने मायने एक माँ के लिए उस बात के हो सकते हैं, किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अब मुझे ये नहीं समझ आता मेरे पेज पे लड़कियां क्या कर रही हैं 16 साल की, 15 साल की। वो अब मैं एडोलेसेंट पे कुछ वीडियोस मैंने बनाने शुरू किए हैं, तो पीरियड्स के बारे में मैं बात करती हूँ या कुछ करती हूँ, तो मेरे को डीएम्स आते हैं और मैं सोच रही हूँ कि भाई तुम 13 साल की लड़की इंस्टाग्राम पे क्या कर रही हो, 16 साल का बच्चा इंस्टाग्राम पे क्या कर रहा है। तो वो भी डीएम्स आते हैं, देन आई फील लाइक कि यार इनको भी गाइड करने के लिए ना कुछ तो चाहिए, क्योंकि बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है सोशल मीडिया पे। कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं। शुरुआत जैसे आपने बोला ऐसे ही होती है कि हम गाइडेड कंटेंट देखेंगे, बट कौन गाइड कर रहा है? अब तो 16 साल तो चलो बड़ा ही हो गया बच्चा, बट अगर मैं एक 2 साल के बच्चे की भी बात कर रही हूँ, कौन गाइड कर रहा है उसको? 2 साल के बाद हम बोलते हैं ना 30 मिनट्स का स्क्रीन टाइम आप दे सकते हो, बट अंडर ऑब्जर्वेशन, कि जो बच्चा देख रहा है उसको आप दुनिया से कनेक्ट करके आप साथ बैठे हो और उसे बता रहे हो कि ये देख रहे हैं हम, ये होता है। कौन कर रहा है? वो आधा घंटा बैठ गया, उसको आधे से 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा हो जाएगा, और उसके बाद कोई नहीं साथ में बैठे, क्योंकि तुमने बिठाया इसलिए कि मैं अपने काम कर लूँ। बहुत मुश्किल है। तो लेकिन जो ये किताब है, ये कौन से उम्र के बच्चों के पेरेंट को पढ़नी चाहिए? सो दिस इज 0 to 2.5 years. 0 to 2.5 years. So this takes you through the मतलब ये लिटरली मैंने ऐसे लिखी है जैसे मैं चल रही हूँ उस स्टोरी में। तो ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चा घर में आया, वहाँ से शुरू हो रहा है। फर्स्ट 7 days के चैलेंजेस, महीना 1.5 महीना, फिर उसके बाद हम ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी हो जाती है। मिथ्स बहुत सारे हैं शुरू में, हमारे ज़माने में करके एक चैप्टर है जिसमें मालिश, काजल लगाना है, उपटन लगाना है, वो सारे जो कॉमन हमारे घर के नुस्खे होते हैं, या हमारे ऊपर प्रेशर होता है कि परफॉर्मेंस प्रेशर होता है ना पेरेंट्स पे, तूने नहीं किया, देख उसका बच्चा 3 बार मालिश कर रहा है। तो वो सब चीज़ों के बारे में हम बात करते करते वी रीच 6 months पे जब सॉलिड शुरू करना है, देन दिस चैप्टर अराउंड सॉलिड्स। फिर उसके आगे हम स्लीप का पूरा एक 2-3 यूनिट्स हैं। स्लीप बहुत मेजर इशू है। पहले तो विलेज था ना बच्चे को पालने के लिए, तो पता ही नहीं था सोता है कि नहीं सोता है बच्चा। अब तो सिर्फ मम्मी पहले पापा सोता था कि नहीं सोता था? पहले भी ऐसे ही सोता था, किसी के झूले में, किसी की गोदी में, पर माँ को नहीं पता चलता था, क्योंकि माँ दूसरे काम कर रही थी, बाकी और कोई था बच्चे को देखने के लिए। अब सिर्फ माँ और पिता हैं। अगले दिन दोनों को हॉस्पिटल, मेरे मुंह से निकल जाता है क्योंकि मैं हॉस्पिटल जाती हूँ, पर दोनों को ऑफिस जाना है, दोनों को रात की नींद चाहिए। बट दिस बच्चा इज बायोलॉजिकली नॉट वायर्ड टू स्लीप ऑन देयर ओन। 2.5 साल तक, 2.5-3 साल भी कुछ बच्चों को लगते हैं, तब तक बस वो लड़ाई चलती रहती है, ये सोता नहीं है, ये सोता नहीं है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट पुटिंग चाइल्ड इन अनदर रूम टू स्लीप? ओह गॉड, आई जस्ट माई हार्ट क्राइज आउट। मतलब मैं समझ ही नहीं सकती। सो हुआ क्या, जब मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई, मैं बोलती हूँ ये कि मुझे बच्चों की डॉक्टर मेरी बड़ी बेटी ने बनाया है, क्योंकि उसके होने के बाद जो मुझे चैलेंजेस आ रहे थे, और जैसे मैंने बोला मुझे घर वालों की एडवाइस मिल रही थी, पीडियाट्रिशियन थे, फिर आप बच्चों की डॉक्टर बन गए। बिल्कुल, सच में, ठीक है, थ्योरी टू प्रैक्टिकल। हाँ, सो पीडियाट्रिशियन प्लस मम्मा, एंड मम्मा ऑफ अ वेरी डिफिकल्ट चाइल्ड आई थिंक इज इक्वल टू बच्चों की डॉक्टर। दैट्स हाउ इट पैंड आउट। वो सोती ही नहीं थी, बेड में लिटाते ही ऐसे चीखे मारती थी जैसे मेरी खुद की माँ के शब्द हैं कि क्या कांटे लगे हुए क्या बिस्तर पे, लेटती ही नहीं है वो। दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट चाइल्ड का, बच्चे का स्लीप फिजियोलॉजी, क्यों नहीं सो रहे हैं, क्या चाहिए इनको। तो ये मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ाते हैं? नहीं भाई, कोई बात स्लीप फिजियोलॉजी मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता? नहीं पढ़ाते। ओके, नहीं है हमारे पास वो पढ़ने का टाइम उस टाइम। 3 साल भी कम पड़ जाते हैं हम, बाकी चीज नहीं, सच में नहीं होता। इतने साल तो लगाते हो पढ़ाई के लिए, MBBS, MD, फिर कुछ होता रहता है। बहुत कुछ है ना, पर ऊपर से नीचे तक कितना कुछ है। तो वी आर फोकसिंग ऑन abnormalities and not the normal things. जैसे आपने बोला, बड़े हॉस्पिटल वाली बीमारियों पे ज़्यादा फोकस होता है और डेली लाइफ पे कम होता है। हाँ, सो जैसे ये सो नहीं रहा है, तो अभी बीमार है ना इसलिए नहीं सो रहा है, ठीक हो जाएगा तो ऑब्वियसली बच्चा शांत होकर सोएगा ही। बट नॉर्मल बच्चा भी नहीं सो रहा है, वो हमारे पास नहीं पहुंचेगा ना मेडिकल कॉलेज में, उसके बारे में नहीं कोई डिस्कशन होता है। तो ऐसा आपने पढ़ना शुरू किया? मैंने तब पढ़ना शुरू किया, मैंने बहुत सारे बुक्स खरीदे, पढ़े, फिर सोशल मीडिया का भी एक्सेस, और फिर सही जगह से पढ़ो, नॉट ChatGPT, नॉट रैंडम गूगल,
बट तुम स्टडीज़ देखो, पढ़ो। तो समझ आया कि भाई ऐसे ये तो नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल है नहीं, क्यों लेबल कर रही हूँ मैं अपनी बच्ची को कि ये डिफिकल्ट स्लीपर है, इसको कॉन्टैक्ट नैपिंग चाहिए, मेरे ऊपर क्यों ये सोती आपने है। अपने बच्चे को अभी डिफिकल्ट बोला अभी 2-3 मिनट पहले, हाँ वही, अभी आप बोलो डिफिकल्ट, नहीं वो मैं भी तो वही लेवल बोल ही रही है। हूँ ना, तो मैं नहीं देना चाहती लेबल, और अब मैं नहीं देती, बट उस टाइम तो मेरा दिमाग वैसे ही चल रहा था ना कि That is true डिफिकल्ट, actually. यस I've gone through that phase हाँ, myself, तो मुझे yeah. लगता था कि यार ये मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है, मैं ही हूँ जिसके साथ ऐसे हो रहा है। कौन शेयर करता है मेरा बच्चा नहीं सोता था, सब यही बोलते हैं ना, मेरा तो सोता था, तेरा नहीं सोता तेरा नहीं है। ठीक है ना, तो उस टाइम आई थिंक आई वेंट इनटू द अनचार्टर्ड टेरिटरीज ऑफ स्लीप भी पढ़ना, खाना नहीं खाते हैं तो क्यों नहीं खाते हैं। मैं हॉस्पिटल से आती थी तो आई वाज टोल्ड सुबह से कुछ नहीं खाया इसने, दिस इज लाइक व्हेन शी वाज अ टॉडलर, एंड आई वुड थिंक कि देख के तो नहीं लग रहा है कि कुछ नहीं खाया है, खेल रही तो ये है, गलत मस्ती बोल कर रहे रही थे है। कि माँ को गिल्ट देने के लिए है कि क्या है ये? नहीं, उनको वो स्ट्रेस होता है, देखो खाया भी है तो उनको लगता है कम खाया है। कम खाया है, और दूसरा एक ना टेंशन होती है बड़े लोगों को कि इसकी माँ भी नहीं है। वैसे ये किताब हमारी किताब ग्रैंड पेरेंट पढ़ सकते हैं? हाँ, तो मैंने हिंदी में इसीलिए लिखी है ना कि ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड भी पढ़ पढ़े। कुछ ग्रैंड पेरेंट्स इंग्लिश में नहीं इतना कंफर्टेबल होते हाँ, हैं ना, बिल्कुल। उनका कंफर्ट जोन हिंदी नो आई है। गेट रिक्वेस्ट कि आप रील और हिंदी में बनाइए, क्योंकि मैं अपने माँ बाप या इन लॉज को भेजना चाहती हूँ। हाँ, तो वो तो मैंने इनिशियली बहुत सुना है, फिर मैं हिंदी पे आ गई, पूरा हिंदी ही बोलती हूँ, मेरा कंफर्ट जोन भी है हिंदी। फिर मेरे को ये मैम आप वो क्यों नहीं डालते हो, Subtitle. हाँ सबटाइटल, हम तो इंग्लिश, हमें तो हिंदी नहीं है, बच्चा सो रहा है, फिर मैंने सबटाइटल। तो एक्चुअली मेरा पेज इज लाइक मम्मियाँ बना रही हैं उसको मिलकर। तो सही है ना, ऐसे ही बनना हाँ चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही बना है वो। मुझे तो अभी भी कोई, आप भी पेरेंट हो इसीलिए आपने कनेक्ट किया, मुझे फील होता है जहाँ भी मैं जाती हूँ या कोई मुझे बुलाता है दिल से तभी जा पाती हूँ, नहीं तो 2 बच्चों साथ तो मुश्किल है। वहाँ ज़रूर कोई पेरेंट इन्वॉल्व होता है, या तो मम्मी होएगी वहाँ पे ऑर्गेनाइजिंग टीम में, या वहाँ पे पापा होंगे, वहाँ पे होस्ट होएगा कोई कि मैम आपने मुझे हेल्प किया मेरे टाइम में, अब नाउ आई वांट यू टू बी हियर एंड स्पीक। सो आई थिंक इट्स अ कम्युनिटी एंड आई एम हैप्पी आई हैव वीव्ड इट, जो भी मेहनत से बना है इंस्टाग्राम पे। इट इज़ नॉट जस्ट अ पेज, आई थिंक काफ़ी सारे लोगों का प्यार है। 100%। एक सवाल डायपर के अराउंड है। हाँ। क्वेश्चन इज कि इज यूजिंग डायपर्स ओके? आर देयर एनी लॉन्ग टर्म इश्यूज अ चाइल्ड नो, सो वी डू नॉट हैव एनी सच स्टडीज़ कि डायपर से कोई प्रॉब्लम होती है। ओके, बट मैं एज अ मदर माई सेल्फ एंड समबडी हु हैज़ अब रेज्ड बच्चे, मतलब मेरी बड़ी वाली तो मैंने बोला ना मम्मी पापा ने पाला है, तो उन्होंने डायपर्स लगाए नहीं थे उसको कभी भी, तो वो भी मैंने एक देखा है। और अभी जैसे हम अकेले बच्चा पाल रहे हैं तो मेरे को अपना सिचुएशन भी पता है। डायपर्स वैसे जुडिशियसली यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इट इज़ environmental conscious होना चाहिए, useless diapers। हाँ, दूसरा क्या होता है, बच्चे को जब हम बहुत लंबे टाइम तक हम डायपर में रखते हैं तो वो मदर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है उसको डायपर फ्री करके टॉयलेट ट्रेन करना। टॉयलेट ट्रेनिंग काम बन जाता है कि हमें करना है। तो मैं बोलती हूँ कि तुम दिन में टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, जब वो सो नहीं रहा है या जब वो जाग रहा है, खेल रहा है, उसको डायपर फ्री टाइम देना चाहिए, जितना हो सके उतना देना चाहिए। दूसरा, फिर सारे टाइम डायपर लगाने पे कई बार पॉटी लगी रह जाती है या वहाँ पे रैशेज होने के बहुत चांसेस होते हैं, तो जुडिशियस यूज़ ऑफ डायपर्स इज़ व्हाट आई एडवोकेट। अब कोई पूरे टाइम यूज़ करता है, उसके पास घर में हेल्प नहीं है, वो अकेली मैनेज करती है, तो मैं उसको भी समझती हूँ, आई एम नॉट जजिंग देयर हर और हर सिचुएशन, बट 1 साल के बाद तो आपको डायपर फ्री वैसे भी करना है, नहीं तो आप फिर 2 साल पे टेंशन लोगे कि ये सुसु पॉटी बिल्कुल भी नहीं बताता है। टॉयलेट ट्रेनिंग टाइम, मतलब हम 3.5-4 साल तक भी हम कोई स्ट्रेस नहीं लेते, होता है, बट यूजली 15 to 18 मंथ्स के अराउंड बच्चों में एक माइलस्टोन आता है अपना वेट पैंट्स इंडिकेट करना। बट अगर इस बच्चे ने कभी वेटनेस फील ही नहीं किया है तो वो इंडिकेट किसको करेगा? सो फर्स्ट बर्थडे के अराउंड एटलीस्ट आपको डायपर फ्री टाइम 2-2, 3-3, 4-4 घंटे का स्ट्रेच देना चाहिए, सो दैट बच्चा फील्स इट एंड ईजिली ट्रांजिशन करे कि बिना डायपर के भी मैं सुसु बता रहा हूँ या पॉटी, देन इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो बेसिकली डायपर अच्छी इन्वेंशन है, हाँ, बहुत अच्छा कन्वीनियंस है, कन्वीनियंस है, राइट, इसको यूज़ करें, लेकिन जितना कम यूज़ कर सके उतना करें, जितना बच्चे को ओपन टाइम दे सकते हैं उतना दें। उससे 2 चीज़ें होंगी, बच्चे को फील पता लगेगा, वो जो सेम है इसके बच्चे को एक्चुअली में काफ़ी घरों में बच्चे को ये नहीं पता कि भूख लगना क्या होता है, क्योंकि उनको खिलाते ही रहते हैं, उस पर नहीं जाते। रुको एंड लास्ट आपको इफ़ यू गिव चाइल्ड एनफ डायपर फ्री टाइम, आपका पॉटी ट्रेनिंग का ट्रांजिशन आसान हो जाता है। हाँ बिल्कुल। बहुत सारे पेरेंट्स को बुखार से डर लगता है, अरे हाँ, है ना, 100, 101, 102, तो
बुखार अगर बच्चे को हुआ है, न्यू बॉर्न बेबी है या 0 to 2 ईयर्स की एज में बुखार हुआ है अगर बच्चे को, तो कब डॉक्टर के पास जाएं और कब ना जाएं? ओके, सो 6 मंथ से छोटे बच्चे को अगर आपको लगता है बुखार है, सबसे पहले तो उसके कपड़े हल्के करो. मोस्टली हमने ओवर क्लोथिंग की होती है. उसके बाद भी अगर तो फीवर है, ओवर क्लोथिंग के कारण गर्म हो रहा है. गर्म हो जाता है, तो वो थर्मोमीटर विल डिटेक्ट दैट ऑल्सो. छू के भी आपको गर्म लगेगा. बच्चा चिड़चिड़ा क्रैंकी भी होगा, जैसे किसी वायरल में भी चिड़चिड़ा होता है बच्चा, तो आप कपड़े हल्के करो. बट कुछ जनरल डेंजर साइंस होते हैं, वो किसी भी उम्र में अगर बच्चा सुस्त है और फीवर है, सुसु नहीं कर रहा है और फीवर है, बिल्कुल भी फ्लूइड्स भी नहीं ले रहा है, बीमारी में खाना तो बंद कर ही देते हैं बच्चे, बट फ्लूइड्स भी नहीं ले रहा है और फीवर है, यू नीड टू सीक आउट योर डॉक्टर इमीडिएटली. अगर नहीं है तो इमरजेंसी जाके दिखाओ. बट अदरवाइज अब जैसे 6 महीने के बाद ना पेरेंट्स भी थोड़े प्रो हो जाते हैं, और 6 मंथ्स के बाद ही होता है ये सिलसिला शुरू कि हर महीने बीमार हो रहे हैं. ठीक है, क्योंकि बच्चे की मोबिलिटी बढ़ती है, बच्चे का एक्सपोजर बढ़ता है, तो इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इम्यूनिटी बिल्डिंग. ठीक है, तब फीवर से डरना नहीं है. बल्कि कुछ अब तो वही है ना कि वीडियोस देखते हैं लोग, तो ये मैसेज भी करते हैं, मैम मेरे बच्चे को अभी तक फीवर नहीं हुआ, 1 साल का हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. नहीं ये आया भाई, आपको मैसेज? हाँ, बहुत आते हैं ऐसे, क्योंकि एवरीबडी इज सीकिंग वैलिडेशन दीज डेज कि ठीक चल रहा है ना, मेरा सब ठीक चल रहा है ना, बस आप एक बार बोल दो सब ठीक है. तो वेरिएशन है. बट जो बच्चे बार बार भी बीमार हो रहे हैं, या जो फीवर है, फीवर बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स है कि जो भी इन्फेक्शन आया है उसको मारने के लिए टेम्परेचर ही बढ़ा दो, तो टेम्परेचर सेंसिटिव जो बैक्टीरिया होता है वो मर जाता है. बट उसके साथ आता है बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फॉर द बॉडी, और वो बच्चा नहीं झेल पाता, इसीलिए हमें दवाई देना पड़ता है. बट यूजली नॉर्मल वायरल ही ज़्यादा होते हैं. 2 दिन तीसरे दिन तक अपने आप मुरझा जाता है. तब 6 मंथ्स तक आप जिस डॉक्टर के साथ जुड़े हो वो आपको हमेशा फर्स्ट एड बता के ही रखता है कि आप कपड़े हल्के करो, उसको मतलब पट्टी कर सकते हैं, रखना नहीं, पोंछना होता है, नॉर्मल पानी से, ठंडे पानी से नहीं करना होता है. पैरासीटामॉल एक बेसिक मेडिसिन होती है, 2-3 वैक्सीनेशंस के बाद आपके पास होती ही है घर पे, तो वो आप फर्स्ट एड की तरह दे सकते हो. उसके बाद वो डेंजर साइंस है, अगर उनमें से कुछ भी है तो सीक आउट योर डॉक्टर इमीडिएटली. बट बहुत तेज़ बुखार है, ऐसा नहीं है कि बहुत तेज़ है तो वो दिमाग में ही चढ़ जाएगा. वो कुछ परसेंटेज बच्चों की प्री डिस्पोजिशन होती है जिनको 100 से 101 होते हुए भी दौरा आ सकता है, या 99 पे भी दौरा आ सकता है. तो वो उससे कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि फ़ीवर तेज़ है तो मतलब डेफिनेटली कुछ तो गड़बड़ है. कुछ बच्चों की तासीर ऐसी होती है कि वो हाई ग्रेड फीवर ही वो करते हैं. कुछ वायरल्स ऐसे होते हैं जो कि इंसाइट करते हैं हाई ग्रेड फीवर. सो इट्स लॉट ऑफ इम्यून क्रॉस टॉक जैसे भी बोलो, उसकी वजह से है. बट येस, इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इम्यूनिटी बिल्डिंग. 2 दिन में तीसरे दिन अपने आप मुरझा गया बच्चा तुम्हारा, इन बिटवीन फीवर स्पाइक्स प्लेफुल एक्टिव है, मोस्ट लाइकली नॉर्मल वायरल है, यू कैन वेट. तीसरे दिन अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं. पर कभी भी कोई भी डेंजर साइन है तो उसी दिन मिलना है डॉक्टर से. समझना. डेंजर साइन वापस रिपीट कर दीजिए एक बार. बच्चा सुस्त है, बिल्कुल भी ओरली नहीं ले रहा है, मतलब पानी भी बंद है, खाना तो बंद होता ही है, इन बिटवीन फीवर स्पाइक्स भी सुस्त लगता है, और तीसरा यूरिन आउटपुट अगर कम है. बाकी तो सीजर आ गया, या वो तो ऑब्वियस इमरजेंसीज हैं, उसमें हम जाते ही हैं. बट यार यूजली ये 3 ही है. इन जनरल थोड़ा बुखार हुआ है, 100-1 से बुखार हुआ है, और बच्चा खेल हेल्दी रहा है, है, खेल खोल रहा है, active तो कुछ कर रहा है, तो है, आप you can wait. I'm saying you can वेट You can फॉर अ wait. बिट बिफोर गोइंग. एक इंटरेस्टिंग चीज़ बाय द वे मैं देखता हूँ, आई लिव इन पवई बॉम्बे में, तो वहाँ पे मैं हॉस्पिटल में 2 तरह के डॉक्टर हैं. एक वो डॉक्टर है जो कि बोलता है कि आपको बच्चा ठीक है, अभी कुछ मत दीजिए, फीवर को वेट आउट कीजिए. एक और डॉक्टर है जो दवाई देके ठीक कर देता है, राइट. और मैं नोटिस कर रहा हूँ पिछले 2-3 साल से कि दवाई देके ठीक करने डॉक्टर की लाइन बढ़ रही है, क्योंकि मुझे लगता है वर्किंग पेरेंट्स हैं, उनको ऑफिस जाना है, तो जो दवाई देके बच्चे को फटाक से ठीक कर देता है, दे आर, इट इज़ जस्ट बिकमिंग मोर. मतलब आपको लगता है ऐसा है? ऐसा है. सो अभी आई थिंक 1-2 दिन पहले ही मैं दिल्ली से होकर आई ना, तो वहाँ पर भी मेरा एक टॉक था, और वहाँ पे मुझसे ये पूछा गया कि आपको कोई एक रेड फ्लैग लगता है अगर, मतलब मैंने कहा आई डोंट प्रेफर स्पीकिंग अगेंस्ट माय ओन कम्युनिटी. प्रॉब्लम है हम डॉक्टर्स में यूनिटी ही नहीं है. तो वो एक चीज़ मुझे बचपन से, जब से बचपन इन द सेंस इस उसमें हूँ मैं, तब से खटकता है मेरे को. एक डॉक्टर दूसरे के बारे में बोल रहा है, बट शी सेड स्टिल एज अ मदर, अगर आप बताना चाहो कि एक चीज़ के रेड फ्लैग है, दैट वन रेड फ्लैग इज लॉट ऑफ मेडिसिन ऑन द OPD स्लिप, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पीडियाट्रिक्स. आप बच्चे को जितना ज़्यादा दवाई देते हो, वो उसके सिस्टम्स बन रहे हैं अभी. अब वैसे ही देखो, चलो बीमार बच्चे को दवाई दिया, वो तो मैं जज ही नहीं कर सकती क्योंकि मैंने आपका बच्चा देखा नहीं है, वो किसी डॉक्टर ने देखा है, उसका वो है प्रेरोगेटिव है, क्या क्या था और वो ट्रीट कर रहा है. बट अब ये देखो ना, नॉर्मल बच्चा है, उसको आपने मल्टीविटामिन देना है, आप उसको कैल्शियम भी दे रहे हो, आयरन क्यों दे रहे हो? बच्चे में कमी है तो हम देते हैं, जब नॉर्मल है तो हम क्यों दे रहे हैं इतनी सारी दवाइयाँ?
हम बॉडी को क्या सिखा रहे हैं कि हम देते हैं सब कुछ, तुम खुद मत करो कुछ। और फिर उसको हर चीज़ में जो भी दवाई होती है, प्रेजर्वेटिव कुछ तो होता ही है, उसको फिर जहाँ इट इज़ ऑलवेज रिस्क वर्सेस बेनिफिट। विटामिन D3 यूनिवर्सल डेफिशिएंसी ऑलमोस्ट, और ग्रोथ टाइम में आई कांट अफोर्ड कि उसकी डेफिशिएंसी चल रही है, ग्रोथ फॉल्टर कर जाएगी, तो हम फर्स्ट ईयर में हर बच्चे को विटामिन D देते हैं, गाइडलाइंस में है। बट अदर देन दैट बहुत ही डिस्क्लेमर्स के साथ गाइडलाइंस है, कब देना है नहीं देना है, कोई भी जनरलाइज गाइडलाइंस नहीं है कि आप दवाइयाँ देते रहो बच्चे को। तो इन जनरल आई थिंक बहुत सारी दवाइयों का पॉइंट नहीं होता, बच्चा दवाइयाँ लेना बंद कर देता है। जो एक PCM पैरासीटामोल चाहिए था वो भी नहीं लेता है, फिर उसके लिए आप प्रॉब्लम में होते हो कि मैम वो भी बेसिक दवाई भी नहीं ले रहा है, वो फिर पानी भी नहीं पीते हैं, मुंह ही नहीं खोलते हैं कि दवाई ना दे रहे हो। If I was to ask you, do you believe in less medication? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ये मेरे को खुद बहुत खलता है क्योंकि मैं व्हाट्सएप एक्सेस देती हूँ कि आप 2-3 दिन में कुछ भी होगा तो मुझसे, मैम आज भी बुखार नहीं उतरा, एंटीबायोटिक दे दे, प्लीज़ मैसेज कर दो एंटीबायोटिक। मैम अभी भी खांस रहा है, खांसी हुई है 5 से 7 दिन रहेगी, मैंने चेस्ट सुन ली, ठीक हो जाएगा। मैम खांसी की दवाई नहीं लिखी थी आपने, मैम खांसी तो आज भी है, रहेगी। ये सबसे आसान चीज़ है, 4 दवाई लिख दो, पेरेंट भी खुश, डॉक्टर भी खुश, बच्चा जल्दी, वो पर शॉर्ट फिर टर्म वो विन, लॉन्ग टर्म लॉस। ट्रू, बट वो मेरे को एज अ मदर या एज अ मतलब मेरे को ये लगता है कि अगर ये मैं अभी भी, मेरे को हॉस्पिटल से मतलब अपने मेडिकल कॉलेज से निकले हुए ऑलमोस्ट 10 साल होने वाले हैं, ठीक है, पर मुझे अभी भी लगता है अगर ये OPD स्लिप मेरी प्रोफेसर के पास जाएगी, क्या लगेगा उसको, क्या कर रही है माधवी बाहर बैठकर, ये सिखाया था क्या तेरे को? मतलब सीरियसली मैं अभी भी जब काम करती हूँ कई बार ये बोलते हैं लोग कि आप सरकारी डॉक्टर की तरह ही हो मैम, आई एम हैप्पी दैट वे, क्योंकि मेरे प्रोफेसर्स अभी हैं बाहर बैठे हुए, और ये PGI में चला गया मेरा पर्चा, चंडीगढ़ में काम कर रही हूँ तो, या फिर ये मेरा दिल्ली का पेशेंट हर जगह घूमता है, पहुँच गया मेरे प्रोफेसर तक, क्या बोलेंगे मैम मेरे को, मेरा तो कान खींच लेंगे, खींच भी लेते हैं मेरे प्रोफेसर, तो मैसेज आ जाता है कि तेरा पेशेंट यहाँ पहुँचा था। तो मैं आई स्टिल बिलीव इन दैट फिलॉसफी कि मैं गलतियाँ कर सकती हूँ, बट एटलीस्ट मैं जानबूझ के गलती नहीं करना चाहती, बस वो बात है। Less medication, I'm saying in general is the norm unless required obviously. यस बिल्कुल, for ज़रूरत है तो तभी बनी है वो दवाई, बट जब ज़रूरत नहीं है। अच्छा, एक पेरेंट ने ये भी पूछा है कि बच्चे की डेंटल केयर कब शुरू करनी चाहिए? डेंटल केयर हमको ब्रेस्ट फीडिंग जब से बच्चा पैदा हुआ है आइडियली तब से हम दिन में 2 बार बोलते हैं आप मुंह अच्छे से साफ़ कर दो, क्लीन हैंड, नो नेल, क्लीन कॉटन क्लॉथ, दिन में 2 बार। उसके बाद 6 मंथ्स पे जब भी दांत आता है तब तो हमने ब्रशिंग शुरू करनी होती है, बट 6 मंथ्स के बाद हम बोलते हैं सॉलिड्स आप शुरू कर रहे हो तब भी एक डेंटल हाइजीन अगर उससे पहले नहीं किया है तो ज़रूर होना चाहिए, ट्वाइस अ डे। और जब भी दांत आ जाता है ब्रशिंग हम शुरू कर सकते हैं, जब तक बच्चा थूकना नहीं सीखता है तब तक फ्लोराइड पेस्ट नहीं यूज़ करते, पानी से ही करो, बट जैसे ही बच्चे ने स्पिट करना 18-20 मंथ्स के अराउंड सीख लेता है तब हम फ्लोराइड पेस्ट से भी दिन में 2 बार ब्रश करना शुरू कर सकते हैं। And are there any tests that a kid needs to do रेगुलरली? नो, सो देर आर नो रूटीन टेस्ट। जैसे अडल्ट्स में हम बोलते हैं एनुअली आप ये पैनल करा लो, बच्चों में ऐसा नहीं है। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग का मतलब है, काफ़ी टाइम से है कि हियरिंग बच्चे का पैदा होते ही हम चेक करते हैं। नो, आफ्टर दैट देर इज़ नो रूटीन। डॉक्टर डिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ कभी बहुत बीमार है कुछ टेस्ट करा रहे हैं, हमें डेफिशिएंसी के साइंस दिख रहे हैं तो हम टेस्ट करा रहे हैं, ग्रोथ फेलियर्स है हम थायराइड KFT मतलब जो भी अपना पैनल है वो करा रहे हैं। बड़ों को एनुअल हेल्थ चेकअप करना होता है, बच्चों का वो ज़रूरी नहीं। ठीक। वन पेरेंट इज वरीड अबाउट नेबुलाइजिंग द किड्स, कि अब मेरे को बहुत ज़्यादा नेबुलाइज वो खुद के बच्चों को करना पड़ रहा है और वो देख रहे हैं आसपास होते हुए। आर यू सीइंग दिस, व्हाट डू यू थिंक? यस, कोविड के बाद से वे सीइंग अ लॉट ऑफ नेबुलाइजेशन का डिमांड क्या मतलब लोग कर रहे हैं, ईज़ है एक तो, सी एलर्जीज बढ़ रही हैं, आई विल नॉट से, या तो पहले हम अवेयर नहीं थे अब हम हो रहे हैं, और इन जनरल आई थिंक जितना केमिकल और पोल्यूशन और सब एक्सपोजर है एलर्जीज डेफिनेटली बढ़ रही हैं, तो हमें नेबुलाइज करना पड़ता है। अब एक एलर्जिक बच्चा वैसे बिल्कुल प्लेफुल एक्टिव होता है, उसको हर चीज़ के लिए हम एडमिट भी नहीं कर सकते, तो अंडर अ डॉक्टर्स फॉलोअप सेट दिन कितना डोज है बहुत ही हम क्यूरेट करके उसको दवाई दे रहे हैं, वो हम बिल्कुल कर सकते हैं। बट ये मुझे गलत लगता है कि इजी जल्दी ठीक हो जाए, मैम कल मुझे ट्रैवल करना है आज नेबुलाइज कर ही दो, वो फिर गलत है। नेबुलाइजेशन छाती पे काम करता है, किसी की छाती बंद ही नहीं है, मैं क्यों नेबुलाइज कर रही हूँ उसको? तो वो कुछ चीज़ें गलत हो रही हैं कि आप केमिस्ट से दवाई लेके नेबुलाइज कर देते हो, आप पिछली बार डॉक्टर ने दिया था तब फिर हमने इस बार फिर से नेबुलाइज कर दिया। हो क्या रहा है, नेबुलाइजेशन में ह्यूमिडिफाइड एयर तो जा ही रही है ना अंदर, उससे नाक साफ हो जाता है, वो आप सलाइन से भी कर सकते हो, वो स्टीम से भी हो जाता है। आप बोल रहे हो नेबुलाइजेशन अगर डॉक्टर रिकमेंड कर रहा है तो करेंगे, फाइन, अगर पिछली बार डॉक्टर ने दिया था और अपने खुद से आप मत करने चाहिए, वो मत करो।
बिल्कुल। तो डू इट ओनली इन द Yes. और हम इंस्ट्रक्शन. इंडिया में रहते हैं, इतनी इजी अवेलेबिलिटी है डॉक्टर्स की, फिर भी तुमको क्यों वो है कि हम डॉक्टर को, मैं तो अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ तुम मेरे पास आ रहे हो सिर्फ ये चेक कराने की छाती साफ है कि नहीं है, दवाइयाँ लेने नहीं आ रहे हो। और बहुत से लोग वो समझते भी हैं एंड दे वेरी हैप्पी विद। कुछ लोगों को वही जैसे आपने बोला कि दवाई लिखी नहीं तो क्या डॉक्टर है, वो भी लोग हैं, तो उनको थोड़ा काउंसलिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, फिर कुछ जुड़ते हैं कुछ। एक पेशेंट का कितना टाइम लगता है आपको ऑलमोस्ट? मेरे को लग जाता है इतना कि ये लोग अंदर आके ना आंखें आप दिखाने बोलते लग कि आप जाते हैं। और लोग वेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली 100% आई कैन इमेजिन दैट. तो एक पेरेंट ने पूछा है कि मेरी बेटी बहुत सारे फ्रूट और सैलेड खाती है, लेकिन वो उसके ना फेस पे अभी भी रेडिश ग्लो नहीं आ रहा है. ओहो, सो आई थिंक अगर आप सिर्फ कुछ बच्चों का स्किन टाइप ऐसा होता है कि उसमें वो पिंक पिंक नहीं दिखते हैं, वो जो भी कलर है वैसा ही रहता है, तो और भी ना आंखें देखते हैं हम, टंग देखते हैं, हाथ देखते हैं, या अगर डॉक्टर को शक है तो टेस्ट करा लो एक बार, निश्चिंत हो जाओ. बट आई थिंक अगर पिंक ग्लो नहीं है तो वो कुछ परसेंटेज, कुछ सेट ऑफ बच्चे होते हैं जिनमें नहीं होता है, इट इज़ ओके. इफ अदरवाइज शी इज़ ग्रोइंग वेल, सब कुछ ठीक है. आप अपने बच्चे से बिना पिंक ग्लो के प्यार कर लीजिए. हाँ कर लीजिए. ये मैं कितने मदर्स को बोलती हूँ, सो नहीं रहे, मैं कहा, बाजार में जाके चेंज तो नहीं करवा लोगी ना, टेढ़ा है पर मेरा है. टेढ़ा है It's पर मेरा okay. है. एक ने पूछा, एक्चुअली आपने आंसर किया था कि शुड वी इंसिस्ट अ चाइल्ड टू हैव अ लिटिल स्पाइसी फूड इंस्टेड ऑफ ब्लैंड फूड. ओके, सो स्पाइसेस यूजली टेस्टी लगता है, बच्चे ले लेते हैं, है ना, बट कुछ बच्चों में स्पाइस इंटॉलरेंस भी होता है. अगर उन्होंने स्पाइसी खाया तो उनको पेट में बहुत गैस्ट्राइटिस हो सकता है, गट में पॉटी करने में जलन होती है, पेन होता है. तो हर बंदा स्पाइसेस को, आप जैसे एक बंदा टॉलरेट कर रहा है, वो हर कोई नहीं करता है. तो डोंट जज योर चाइल्ड टू सून कि ये गंदी आदत है, इसकी आदत नहीं बनाई शुरू से, मिर्चें तो खानी ही चाहिए. खाता है तो ठीक है, नहीं खाता है तो भी बिल्कुल नॉर्मल है. यू आर नॉट लूजिंग आउट ऑन एनीथिंग अगर स्पाइसेस नहीं खा रहा है. बल्कि ये दूध के साथ भी होता है, दूध नहीं पीता, दूध नहीं पीता, तुम्हें क्या पता सटल सा लैक्टोज इंटॉलरेंस, उसको ब्लोटिंग होता हो. बड़ा बंदा तो बता देता है मुझे प्रॉब्लम होती है, मैं नहीं पीऊंगा. बच्चा क्या बोलता है, सिर्फ मना करता है. तो इट्स ओके, गिव दैट स्पेस टू योर चाइल्ड, लेट हिम हैव हिज डिसीजंस, क्योंकि उसकी बॉडी उसको कुछ बता रही है, तुमको वो बताना नहीं जानता, अभी कम्युनिकेशन नहीं है. एंड सवाल ये है कि अगर एक हमारा घर वेजिटेरियन है तो उसमें क्या बच्चे को दूध पिलाना अलग से ज़रूरी है? सी, दूध बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम, प्रोटीन, फैट्स का. अगर वो मेरा बच्चा नहीं पी रहा है, या जैसे ब्रेस्ट फीडिंग वीन करते हुए मदर्स भी सोचती हैं कि मैं अपना दूध बंद कराऊंगी, ये तो ऊपर का दूध नहीं पीता है, बिल्कुल नॉर्मल है. आप उसके डाइट में दही, पनीर, छाछ, लस्सी, नहीं तो रागी इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, नट्स एंड सीड्स, गुड फैट्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आप ये सब चीज़ों पे ध्यान दो ना, उसका डाइट को एनरिच करो. दूध अगर कोई बच्चा नहीं भी ले रहा है, इट इज़ ओके. आजकल तो कितने पेरेंट्स हैं जो वीगन हैं, या जो चूज़ करते हैं कि नहीं हम दूध नहीं पिलाना चाहते, क्योंकि हमें नहीं पता दूध में डिटर्जेंट है कि सच में दूध आ रहा है, कि पता नहीं हार्मोन्स होंगे, कैसे बना है, हमको द वे इट सोर्स वी डोंट लाइक इट, दे आर चूजिंग नॉट टू टेक डेयरी. इट इज़ ओके, इट इज़ अ चॉइस. वो जैसे खाने में बाकी चीज़ें हैं, वैसे एक वो भी है. बट अ चाइल्ड नीड्स एनफ प्रोटीन. येस, चाइल्ड नीड्स इनफ प्रोटीन, बट दैट इज़ वेरी ओवर, मतलब क्या बोलते हैं ना, ब्लोन आउट ऑफ द प्रोपोर्शन आजकल. तो बच्चा अगर पूरे दिन में अपना नॉर्मल डाइट भी लेता है, टॉडलर्स तो बहुत ही पिकी ईटर्स होते हैं, वो इतना तुम्हें लगता है कुछ नहीं खा रहा है, फिर भी उसकी 12 सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाती है बाय द एंड ऑफ फर्स्ट से सेकंड बर्थडे के बीच में. सो डू नॉट ओवर डू प्रोटीन, मतलब यार दिमाग पे अपना इतना स्ट्रेस नहीं रखो. अगर बच्चा नॉर्मल पूरे दिन में एक सैटेलाइट ऑफ डेयरी, मतलब एक किसी चीज़ में वो डेयरी, बच्चों को ना लीन प्रोटीन नहीं चाहिए होता है, ये हम भूल जाते हैं. लीन प्रोटीन क्या होता है? सिर्फ प्रोटीन ही प्रोटीन है जिसमें फैट्स ना हो. बच्चे को फैट्स भी चाहिए होते हैं और प्रोटीन भी चाहिए होता है, और नेचर ने प्रोटीन यूजली ऐसे ही बनाया होता है. डेयरी में भी फैट साथ में आता है, फिर बाकी जहाँ पर भी हम राजमा चावल, छोले चावल बना रहे हैं, कार्ब्स और प्रोटीन साथ में आ रहे हैं. ये कंप्लीट फूड होते हैं बच्चे के लिए. दाल चावल खाता है बच्चा, अब तुमको फिर भी एनरिच करना है, तुम नट्स एंड सीड्स डाल दो, तुम ड्राई फ्रूट का लड्डू बना लो, गाजर का हलवा भर भर के नट्स एंड सीड्स डाल के बना दो. एज अप्रोप्रिएट सीजन में जो भी फ्रूट्स एंड वेजीज हैं, बहुत तरीके हैं देने के लिए, बट इतना स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि मतलब दूध इतना हम पुश कर रहे हैं कि बच्चा. और बेसिकली अगर बच्चा मना कर रहा है और या बच्चे को कॉन्स्टिपेशन या ब्लोटिंग कुछ भी हो रही है, तो आपको मिल्क देने की जरूरत नहीं है. हाँ बिल्कुल नहीं. कितने डॉक्टर्स तो ख़त्म करते हैं कि आपको बंद, कॉन्स्टिपेशन में सबसे पहले हम दूध बंद करते हैं, क्योंकि डेयरी बहुत, मतलब या दूध इतना ज़्यादा हो जाता है कि पेट सारे टाइम दूध से भरा रहता है, आयरन डेफिशिएंसी भी होती है, और साथ में फिर फाइबर ही नहीं ना, तो फिर कॉन्स्टिपेट होता है बच्चा. तो हम डेयरी कितने बच्चों की बंद करते हैं, आयरन डेफिशिएंसी में दूध हमें बंद करना पड़ता है. तो एज अ डॉक्टर आई वुड से जो नॉर्मल है वो तो मेरे तक आएगा ही क्यों ना, बट जो परेशान हो रहा है मोस्टली दूध की ओवर की वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, और हमें दूध बंद करना पड़ता है या बहुत कम करना पड़ता है. हमारे ज़माने में तो बच्चे को पैदा होते ही घुट्टी देते थे, मुंह मीठा करते थे,
तो थोड़ा सा शहद चटा देते थे या गुड़ खिला देते थे। तो आज के ज़माने में करना चाहिए नहीं करना चाहिए? नहीं, तो आज के ज़माने में जो माँ का पहला दूध होता है उसको थोड़ा सा हाथ से एक्सप्रेस करके और वो बच्चे को चटा देना चाहिए। तो आज की मॉडर्न घुट्टी इज़ कोलोस्ट्रम। और ऐसा क्यों है? पहले वाले ज़माने में क्या प्रॉब्लम थी? बेसिकली जब आप घुट्टी, जिसके अंदर कुछ भी हो सकता है, और गंदे हाथों से आप मेरे छोटे बच्चे के मुंह में डाल देते हो तो उसको इन्फेक्शंस का रिस्क होता है। उसको इतना मीठा जो हम दे देते हैं उससे हनी में स्पेशली क्लॉस्ट्रीडियम बॉटुलिनम नाम से एक इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। टेस्ट मीठा मीठा जाने के बाद ब्रेस्ट मिल्क कई बच्चे रिजेक्ट कर देते हैं। तो प्री लैक्टल फीड हम बोलते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग एस्टैब्लिश होने से पहले कुछ भी बच्चे को देना रिस्की है, बच्चे के लिए और माँ के लिए भी। ब्रेस्ट फीडिंग एस्टैब्लिश नहीं होगा तो प्रॉब्लम है। तो एक्सप्रेस करके ब्रेस्ट मिल्क दे दीजिए, और रिचुअल जो भी भी रखिए। खिलाना है माँ को खिला दो। हाँ, रिचुअल भी रखिए और माँ को खिला Yes, दीजिए। माँ भी तो पैदा हुई है अभी अभी। बिल्कुल बिल्कुल, तो माँ को खिला दो और बच्चे को माँ का दूध पिला दो। ठीक है, डन है। और दूसरा वाला बताओ एक और। दूसरा, हमारे ज़माने में तो दिन में 3-3 बार मसाज करते थे बच्चे की, मालिश करते थे जिससे बच्चा फूल के फुग्गा हो जाता था। तो आज के ज़माने में मालिश नहीं करनी चाहिए? नहीं कर सकते हैं, आज के ज़माने में बिल्कुल मालिश कर सकते हैं, बस उसके आसपास के मिथ्स हटा देने चाहिए। क्योंकि कुछ मदर्स होती हैं जो कि 2 साल तक मालिश नहीं कर सकती, पर मालिश इज़ अ बॉन्डिंग एक्सरसाइज। माँ और बच्चे के बीच में या माँ और दादी के बीच में एक कनेक्ट है। तो अगर माँ बेड में रोली पोली कर रही है बच्चे के साथ, स्टोरी टेलिंग, बुक पढ़ रही है, उसको कहानी सुना रही है या पार्क में थोड़ी देर खेलने गई है, वो भी मालिश है। सो आई थिंक उसका जो स्ट्रेस है कि तूने मालिश नहीं करी तो उसके आँख बड़ी नहीं हुई, उसका माथा बाहर निकल गया, उसकी हड्डियाँ मजबूत नहीं हुई, चल नहीं रहा क्योंकि तूने मालिश नहीं की, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दे डोंट मेक सेंस वन, एंड देन इट एड्स ऑन टू अ लॉट ऑफ मेंटल प्रेशर माँ के दिमाग पे कि आई एम लूजिंग आउट ऑन समथिंग, मैंने नहीं तो किया। बच्चे की मालिश अगर हो पाए तो करिए, नहीं हो पाए तो भी ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये आज का ज़माना ठीक लग रहा है मुझे। ना अच्छा है हम आज के टाइम में माँ बाप बने। नहीं ठीक है, आई थिंक सारे ही ज़माने ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये हमारा ज़माना ना सिंड्रोम है। बड़े लोगों को लगता था हमारे टाइम में ये बच्चे क्या बेकार है, हमें ऑलरेडी लगने लगा है कि यार हम ही ठीक है, ये देखो अभी हमारा ज़माना, हमारे बच्चे बोलेंगे ना आपका ज़माना। एग्जैक्टली। तो ये तो हर जनरेशन के साथ होगा ही, बट आई होप वी इवॉल्व फॉर बेटर। तो थैंक यू एक्चुअली टू ऑल द पेरेंट्स टू सेंडिंग ऑल दीज क्वेश्चंस, फॉर आस्किंग बच्चों की डॉक्टर। थैंक यू माधवी फॉर टेकिंग आउट टाइम। अरे प्लेजर, इट वाज सो गुड। थैंक यू फॉर सजेस्टिंग। अच्छा लगा मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। सेम हियर। थैंक यू।